एसबीआई क्लरिकल 2025 प्रिलिमिनरी एग्जाम देने के जस्ट बाद काफियों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वो फुल ऑन कॉन्फिडेंट थे कि हमारा प्री तो पक्का क्रैक होगा ही होगा। बट कुछ एक कैंडिडेट ऐसे ही हैं कि जिन्होंने वेट किया रिजल्ट को लेके, क्योंकि वो डाउट में थे पता नहीं क्रैक होगा या नहीं होगा। तो काफियों ने, कुछ भी नहीं, काफियों ने अपनी प्रेपरेशन जो है प्री के रिजल्ट के बाद ही शुरू की है। अब जो ऑलरेडी लग रहे थे मेंस की प्रिपरेशन को लेके, बहुत बढ़िया बात है, उनकी अच्छी खासी तैयारी हो भी गई होगी। बट जो प्री के रिजल्ट के बाद तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने भी की है, तो वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आफ्टर ऑल जो आपका ये मेंस का एग्जाम है, आजकल बैंकिंग या इंश्योरेंस के एग्जाम्स की बात करें तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट्स मैटर करते हैं। यहां आपकी स्पीड मैटर नहीं करती है, ट्रिक्स मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट मैटर करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी मेंस के लिए प्रेपरेशन नहीं की थी जस्ट आफ्टर योर प्री एग्जाम, अगर आपने लेट भी तैयारी स्टार्ट की है, तो इतना जान लीजिए जो ऑलरेडी प्रेपरेशन करके बैठा है और जिस लेवल पे आप हैं, जिसने भी तैयारी लेट स्टार्ट की है, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में, अगर मैं रीजनिंग या क्वांट्स के सेक्शन की बात करूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में ज्यादा से ज्यादा भी आपका 3 से 5 क्वेश्चन का ही डिफरेंस रहेगा। कंडीशन, अगर आपने एक बार कम से कम सारे का सारा सिलेबस अच्छे ढंग से गो थ्रू किया हुआ है। ओके, तो फिर भी देखो, जो ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हैं या जिन्होंने लेट भी तैयारी शुरू की है, टेंशन तो दोनों, हर तरह के कैंडिडेट को है कि पता नहीं रीजनिंग के सेक्शन में किस तरह से लेवल आ जाए, क्वांट के सेक्शन में किस तरह से लेवल आ जाए, करंट अफेयर का सेक्शन कैसा है। तो भाई ये तो अनप्रेडिक्टेबल है। कट ऑफ कैसे चले जाए, सबसे बड़ा तो यही है, कट ऑफ किस हिसाब से जाएगी, पिछले साल का सिनेरियो लेके चलते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो आप ये सोच के चलते हो कि पिछले साल कट ऑफ इतनी गई थी तो इस साल इतनी जाएगी। और दुख इस बात का होता है कि टीचर्स भी इसी चीज में लगे हुए हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कट ऑफ को लेके। एटलीस्ट टीचर्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम का लेवल हर साल अनसर्टेन होता है। कोई नहीं बोल सकता, बता सकता कि कट ऑफ इस साल कितनी जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा खुद से भी लॉजिक लगाइए, और अगर टीचर कोई बोल भी रहा है तो उस बात को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब तक एग्जाम सामने नहीं आता, उसका डिफिकल्टी लेवल नहीं पता चलता, हम कभी भी उसकी कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग, अगर आप पिछले साल का भी सिनेरियो पकड़ के चलें, तो पिछले साल और इस साल के नंबर ऑफ वैकेंसीज के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो ये मत मान के चलिए कि पिछले साल तो सपोज किसी स्टेट की 80 कट ऑफ गई थी, इस बार तो 75 जानी चाहिए या 70 जानी चाहिए। भाई क्यों सोचना इतना, आप अपना 100% दीजिए, अपनी प्रेपरेशन पे फोकस कीजिए। जरूरी थोड़ा है जितनी कट ऑफ गई है, अगर मैं सपोज कहता हूं कि पिछले साल 80 गई थी और कोई टीचर आपको कहता है इस बार 75 के चांसेस हैं, क्या आप 80 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे? आप तो ये टारगेट करोगे ना कि मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, या एग्जाम पे भी यही फोकस करोगे कि हाँ मुझे 80 कर लिए, दैट्स इट, मेरी तो कट ऑफ क्रैक है। अगर ज्यादा चली जाए फिर क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसी चीजें XYZ कुछ भी मत सोचिए, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फोकस कीजिए प्रेपरेशन के ऊपर, आप अपना 100% दो। रिजल्ट के बारे में कभी मत सोचो। अगर आपने अच्छे तरीके से मेहनत की है, आफ्टर ऑल जॉब आपको ही मिलेगी। ओके, आपकी किस्मत का किसी के पास नहीं जाएगा। ठीक है, चलो ये तो रही बातें जो भी हैं XYZ। कंडीशन हम कहां पर थे? हाँ, मेंस का डर हर एक कैंडिडेट के मन में है। तो देखिए, आने तो आपको स्पेसिफिकली, अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की ही बात करूंगा, बाकी सेक्शन को नहीं छेड़ूंगा। तो रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो आने तो आपको क्वेश्चंस कितने हैं आपको भी पता है, 45 मिनट्स का टाइम पीरियड होगा। कभी भी मेंस एग्जाम में टारगेट्स मत बनाइए। ये मान के चलिए आपको कम से कम 25 या 30 नंबर के तो पजल्स और सिटिंग के क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में रहेंगे, उसमें आपका इनपुट आउटपुट रह सकता है, आपके मिसलेनियस रह सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग रह सकती है, डेटा सफिशिएंसी, कुड बी एनीथिंग। बट ये मान के चलिए आपको सिटिंग और पजल तो पक्का आने हैं। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट डायरेक्टली ना आके आपको पजल की फॉर्म में आ सकते हैं, लेंदी वन। ठीक है, बस आपको ये डिसीजन मेकिंग बना के जानी है कि अगर आपके सामने पेपर का लेवल किसी भी तरह का आया तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रख के चलने हैं। ठीक है, टारगेट मत बनाइएगा। अगर आप टारगेट बना के चलेंगे
तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उस चीज पे ज्यादा डाइवर्ट करेगा। सपोज आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 20, पेपर का लेवल आ गया टफ, और आपके पास पीछे 5 मिनट है, और आप टारगेट बना के गए थे घर से कि मुझे कम से कम 30 नंबर तो लेने ही लेने हैं भाई रीजनिंग के अंदर। अब 5 मिनट में 10 नंबर और कहां से ले आओगे? ठीक है, डिसीजन मेकिंग खत्म, उस चीज का इंपैक्ट बाकी सेक्शंस के ऊपर पड़ेगा। बस ये मान के चलिएगा, अगर पेपर का लेवल आसान है तो वो सभी के लिए आसान आ रहा है, टफ है तो सभी के लिए टफ आ रहा है। आफ्टर ऑल जो वहां की सिचुएशन को हैंडल कर गया ना, उसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, रिलैक्स माइंड से करिए। तो क्या क्या सिचुएशन आपको किस तरह से हैंडल करनी है, उसकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी आज के इस मॉक टेस्ट में देखेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट मॉक टेस्ट यहां पर रखा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड मान लीजिए, रीजनिंग का सेक्शन आपको इसी तरह से आएगा। ये मान के चल सकते हैं कि इससे 19-20 का फर्क रहेगा लेवल का, अप या डाउन हो सकता है। ठीक है, मैंने तो पेपर सेट नहीं किया ना, तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही आपको डिसाइड करके बता सकता हूं कि लेवल कितना अप डाउन जा सकता है। सेशन को डबल स्पीड के साथ देख लो, चाहे देखना पूरा एंड तक, क्योंकि किस तरह से आपकी एग्जाम में जाके डिसीजन मेकिंग रहेगी वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे 25-30 क्वेश्चन तो पजल के आएंगे, तो उसमें से 25-30 का मतलब 6 सेट्स पजल के आ जाएंगे, चलो 5 मान लेते हैं कि मुझे 3 करने ही करने हैं। यकीन मानिए आपके इस हिसाब से ना 2 भी नहीं होंगे, क्योंकि आप टारगेट्स बना के बैठे हो। अगर आपने पहला सिटिंग पजल का क्वेश्चन उठाया और उसमें आपके लग गए लेट सपोज 9 मिनट, हो ही नहीं रहा सॉल्व, आप कहोगे छोड़ो यार दूसरा ट्राई कर लेते हैं। अगर दूसरा भी ना हुआ तो उसमें भी 6-7 मिनट वेस्ट कर दिए। फिर एग्जाम के बाद कोसोगे, जिसको 9 मिनट दिए हैं उसको एक्स्ट्रा 2 मिनट और दे देते, एटलीस्ट वो तो सॉल्व हो जाता। तो ये सोचने वाली सिचुएशन, बाद में कुछ भी आते हैं थॉट्स एक्स वाई जेड, तो ये काश जैसी सिचुएशंस क्रिएट ना हो, काश ऐसा कर लेते, काश ऐसा कर लेते। तो पहले ही अपना डिसीजन बना के चाहिए। आपको सिर्फ एक ही सिटिंग और पजल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, रिलैक्स माइंड के साथ, प्रॉपर आपकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन के साथ करोगे फुल ऑन विदाउट एनी स्ट्रेस, आपके इजीली 2-3 आराम से होते चले जाएंगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, तुक्के बिल्कुल भी मत नहीं मारने हैं, एक्यूरेसी रखनी है। एक्यूरेटली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, हर एक सेक्शन की बात कर रहा हूं, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा आपका एग्जाम कैसे क्रैक हो गया। ठीक है, चलो वो डिसीजन मेकिंग कैसी चाहिए, हर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। एक्चुअली देखा जाए तो मैंने हर टाइप कवर करने की कोशिश किया, बस इसमें अरिथमेटिकल रीजनिंग नहीं रहेगी, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन वाले टॉपिक्स। ठीक है, उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं मैंने हर एक सेट को यहां पर इंक्लूड किया है, जो जो भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट करने हैं, देखते ही किसको आपको मार्केज रिव्यू करके चलना है या सेकेंड राउंड के लिए होल्ड पे रख के चलना है, वो सारी की सारी चीजें हम इस सेशन में देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन आपको पजल की फॉर्म में है, जो कि आपको डायरेक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड है। पजल की फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन रहे, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट है, चाहे प्रॉपर पजल है, चाहे डायरेक्शन टेस्ट पजल की फॉर्म में है, नहीं करना भाई, कभी भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफिकल्टी का लेवल कैसा रहे कोई भी नहीं बता सकता। बाद में देखते हैं डूएबल क्वेश्चन। कोडिड से टाइप से रिलेटेड, ये फेवरेट टॉपिक है, ये मान लीजिए एसबीआई वालों का। कोडिड ब्लड रिलेशन, कोडिड सिलोजिज्म, कोडिड डायरेक्शन टेस्ट, कुछ भी आ सकता है। ये कोड्स वाले क्वेश्चन आपको पक्का आएंगे, तो जहां कहीं भी ऐसे कोड्स वाले क्वेश्चन दिखें आपको साथ के साथ इन्हें पक्का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो ये आपको डायरेक्शन दी गई है, ये इक्वेशन अवेलेबल है। अब इसमें ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, निम्न में से कौन सा सही है। मतलब आपको ये क्वेश्चन को पक्का सॉल्व करना ही पड़ेगा पूरे का पूरा। अब इसको इजी कैसे बना सकते हो आप, अब कई क्या करते हैं, यहां पर एट द रेट पहले सॉल्व करने बैठेंगे, तो एट द रेट है यहां पर ए एट द रेट बी मींस ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो पूरा ड्रॉ करने बैठेंगे, डब्ल्यू इज द हस्बैंड ऑफ एक्स। भाई इतना क्यों पढ़ना, आपको सारी की सारी डायरेक्शन स्ट्रेट में गिवन है, आपको सिर्फ उस साइन का मीनिंग फेच करना है। ठीक है, जैसे एट द रेट यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हस्बैंड, तो डब्ल्यू इज द हस्बैंड ऑफ एक्स, डायरेक्टली आपको रिलेशन जस्टिफाई करवाना है। उसके बाद डॉलर, डॉलर यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर, तो एक्स इज द डॉटर ऑफ वी, एक्स जो है वो वी की बेटी है, दैट्स इट। मीनिंग क्लियर करो,
और वो मीनिंग जिन दो पर्सन में डिफाइन हो रहा है उन्हें में डिफाइन कर दो। अब यहां पर देखिए कौन कौन एड ऑन हो चुका है, W, X और V। अब वो पर्सन उठाइए या वो साइन उठाइए जहां पर ये तीनों पर्सन कहीं ना कहीं इन तीनों में से कोई ना कोई पर्सन डिस्कस हो रहा है। जैसे कि यहां पर देखिए V यहां पर अवेलेबल है, तो हम H %V शुरू कर सकते हैं। M% क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, वाइफ, तो H इज द वाइफ ऑफ V। H जो है वो V की पत्नी है, तो V H का हस्बैंड हुआ। अब V कैप की बात करें तो यहां पर क्या है, फादर, तो V इज द फादर ऑफ B। V जो है वो B का फादर है, पिता। B का जेंडर नहीं पता। हैश क्या रिप्रेजेंट करता है यहां पर, मदर, तो B इज द मदर ऑफ C। नेक्स्ट Q एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हस्बैंड, तो Q इज द हस्बैंड ऑफ B। चलो इक्वेशन सॉल्व होगी, हमने इनमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो जितना टाइम मुझे लगा है उतना टाइम आपको भी लगेगा, उतना ही टाइम आपके साथ वाले कैंडिडेट को भी लगेगा। तो पहला पूछा गया है X इज द सन ऑफ V, क्या X V का सन है? X तो फीमेल पर्सन है, सन कहां से हो गया? Q इज द फादर ऑफ C, Q C का पिता है, जी बिल्कुल ठीक है। H मदर है B की, H B की मदर है, जी बिल्कुल ठीक है। B जो है वो X का भाई है, B X की बहन है, ये गलत हो गया। तो दूसरा और तीसरा सिर्फ यही दोनों ट्रू हैं। कॉन्फिडेंट होकर मार्क करना है कि आपको वेरीफाई ना करना पड़े बाद में आंसर। चलिए एक और सेम डायरेक्शंस अवेलेबल हैं आपको, इक्वेशन दी गई है। पहले रिक्वायरमेंट को टारगेट करो कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। आपको यहां पर इस एक्सप्रेशन के अंदर बताना है कि हाउ इज W रिलेटेड टू H। नीड क्या है, W का रिलेशन H के विद रिस्पेक्ट टू बताना है। अब पता है काफी क्या करेंगे, ये सारी की सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जरूरत ही नहीं है। जहां पर जिन चीजों की डिमांड की गई है सिर्फ उन्हीं पर्संस को पिक करो। जैसे मुझे W और H चाहिए ना, तो आपको $W सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, आप डायरेक्टली W से शुरू करो। जैसे मैं कहता हूं कैप का यहां पर मतलब क्या कहता है, फादर, तो W इज द फादर ऑफ N। इतना कर दिया आपने यूज। अब W इस स्टेटमेंट का पार्ट है, H इस स्टेटमेंट का पार्ट है, तो H को वहां से पिक करो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें W का रिलेशन H के विद रिस्पेक्ट टू बताना है। तो H वहां पर डिस्कस हो रहा है तो वो तो इंक्लूड होगी ही होगी। अब दोनों में कॉमन पर्सन कौन है, N, तो N का रेफरेंस लेके इसको सोल्व करो। जैसे यहां पर क्या है, H M% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइफ, तो H इज द वाइफ ऑफ N। H जो है N की वाइफ है, तो W का रिलेशन H के विद रिस्पेक्ट टू क्या हुआ, फादर इन लो। ये पूरा तामझाम हम सॉल्व करके टाइम क्यों वेस्ट करें। तो जब भी आपको कोडेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, चाहे वो आपको सिलोजिज्म है, चाहे आपको ब्लड रिलेशन गिवन है, चाहे आपको डायरेक्शन टेस्ट का गिवन है केस, हमेशा रिक्वायरमेंट को पहले टारगेट करना है। ठीक है, काम उतना करना है जितना आपको बोला जाए, फालतू में एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करना, अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा थोड़ा बोलेगा कि हाँ तुमने पूरी इक्वेशन सॉल्व किया, चलो तुम्हें 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो सिर्फ ऑप्शन से मतलब है। ओके, चलो अगला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आ सकता है, कहता विच विल इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विच विल सेटिस्फाई द रिलेशन दैट वाई इज द नीस ऑफ जी। आपको एक इक्वेशन दी गई है जिसमें कि आपको क्वेश्चन मार्क की जगह इन सब में से कौन सा साइन ऐसा रिप्लेस करना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह जहां से आपको ये जस्टिफिकेशन मिल सके कि y जो है वो j की नीस है। अब y अगर j की नीस है तो ध्यान से देखिएगा, j यहां पर अवेलेबल है, ठीक है, और y यहां पर अवेलेबल है, तो ये और ये तो दोनों मर्ज होंगे ही होंगे। तो दोनों में कोई कॉमन पर्सन घूम रहा है, नहीं घूम रहा, तो इसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। y और j के बारे में बात हो रही है तो y से रिलेटेड ही यहां से इक्वेशन को पिक करना शुरू कीजिए। जैसे M% क्या रिप्रेजेंट करता है, M% रिप्रेजेंट करता है वाइफ, तो y इज द वाइफ ऑफ n। इतना कर लिया। अब y और n इंक्लूड हो गए। अब दोनों में कॉमन पर्सन कौन सा चाहिए, y नहीं है, n नहीं है, f है। देखो ये देखो, f यहां से इंक्लूड होगा तो e यहां से इंक्लूड होगा, e इंक्लूड होगा तो j और e यहां से फेच कर देंगे। ओके, तो f हैश क्या रिप्रेजेंट करता है, मदर, तो f इज द मदर ऑफ y, f y की मदर है। अब f इंक्लूड हुआ तो e कैप f उठा लीजिए, कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, फादर, तो e इज द फादर ऑफ f। ओके, अब e इंक्लूड हो गया तो j और e के बीच में ऐसा मैं क्या रिलेशन इस्टेब्लिश करूं कि y जो है वो j की नीस बन जाए। अब मुझे इतना क्लियर हो गया कि e और y में तो है 2 जनरेशन का गैप, तो इस वाली जनरेशन में आएगा कौन, j। अगर j इस जनरेशन में आएगा और मुझे j और e के बीच में रिलेशन चाहिए,
तो मतलब अभी देखा जाए तो y तो f की डॉटर है, ठीक है। अगर y f की बेटी है, डॉटर है, मतलब j जो है वो f का सिबलिंग होना चाहिए। एग्री करते हो इस बात को? अगर j f का सिबलिंग होगा, ब्रदर या सिस्टर, तभी तो y j की नीस बन पाएगी। तो अल्टीमेटली j जो है अगर f का सिबलिंग है, मतलब वो j जो है वो e का चाइल्ड होना चाहिए। चाइल्ड में वो सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है। मतलब या तो सन का साइन आना चाहिए या तो डॉटर का साइन आना चाहिए। आपको डॉटर का भी साइन अवेलेबल है, आपको सन का भी साइन अवेलेबल है, तो मतलब यहां पर जे डॉलर ई रख दीजिए। रुके रुके, जे इज द डॉटर बननी चाहिए ना, हाँ। चाहे जे डॉलर रख दीजिए, डॉलर रख देंगे तो जे ई की बेटी बन जाएगी, या तो आप प्लस का साइन रख दीजिए तो जे जो है वो ई का बेटा बन जाएगा। बेटा हो बेटी हो क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली वाई तो हमें जे की नीस चाहिए ना, तो इसमें जे का जेंडर तो डिफाइन हो या ना हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट साइन डॉलर रखोगे तो भी नीस बनेगी, प्लस का साइन रखोगे तो भी वाई जे की नीस बनेगी। तो अल्टीमेटली यहां पर डॉलर और प्लस दोनों में से कोई भी आ सकता था। देखिए मैं हर एक चीज आपको डिटेल में इलेबोरेट कर रहा हूं तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, बट ये चीजें आपके माइंड का जो प्रोसेसर है ना आपका, वो इंस्टेंटली काम करेगा। आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन बनाने हैं कि नहीं नहीं ऐसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। पर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, इलेबोरेट कर रहा हूं, तो मुझे तो देखो समझाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ओके, तो दिमाग में ये बातें घुसनी चाहिए आपके। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखते ही अटेम्प्ट करो। ये तो भाई मैं क्या ही कहूं, फ्री के नंबर है। अगर आपको कोडेड इक्वेशन इनइक्वालिटीज का केस आया, वैसे चांसेस कम है, अगर आया भी सही तो किस लेवल का आएगा वो लेवल बताना मैंडेटरी है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो पूरा पूरा आइडिया है कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो इजी आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। ज़्यादा टफ ना देके या कुछ चैप्टर ऐसे इंक्लूड कर दिए जाएं, जैसे कि इनइक्वालिटी आ गया, ये इंक्लूड कर दिया क्योंकि ईजी टॉपिक है और फ्री के नंबर बन भी जाते हैं स्टूडेंट्स के। सभी को टफ लेवल का दे नहीं सकते ना, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में देखिए डबल के करीब लगा लीजिए वैकेंसीज है, 80% तो ज़्यादा है ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इक्वेशन दी गई है आपको, पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर प्रोबेबल टर्म गिवन है या नहीं, क्योंकि आपके श्योरिटी और पॉसिबिलिटी दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं इनइक्वालिटीज में। Q ग्रेटर देन L, तो Q का L के साथ रिलेशन चाहिए, तो Q स्टेटमेंट का पार्ट है, L स्टेटमेंट का पार्ट है, तो दोनों में कॉमन है कुछ, जी बिल्कुल है, कौन, M। तो पहले Q ग्रेटर देन M की बात करें, Q से लेके M तक साइन अपोज कर रहे हैं, M से L तो क्या ही करेगा, फिर पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, N ग्रेटर देन इक्वल टू J, अगर हम N से J तक ट्रेवल करेंगे, N स्टेटमेंट का पार्ट है, J स्टेटमेंट का पार्ट है, बट दोनों को मर्ज करेंगे तो मतलब यहां पर कॉमन पैरामीटर चाहिए। अब Q P N M इधर है J K R, कोई कॉमन नहीं है, तो मतलब आपकी दूसरी इक्वेशन भी यूज होगी। बट जैसे ही हम N से लेके J तक ट्रेवल करेंगे, तो ध्यान से देखिए पहले क्या होगा, N से M तक ट्रेवल करना पड़ेगा, M से K तक ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर हम K से J तक जाएंगे। बट अगर हम N से M तक जाएंगे तो N और M में ही सिंगल साइन आ रहा है, डिमांड तो हमें डबल साइन की हुई है, तो सिंगल साइन कभी भी डबल साइन की कंडीशन को ट्रू नहीं बनने देता, इसलिए आपका दूसरा कंक्लूजन भी फॉल्स हो गया। तीसरे की बात करें तो यहां पर देखिए, अब अगर आपको कहीं ना कहीं लगे कि ये टाइम कंज्यूमिंग बन रहा है, एक आपको एक और अप्रोच बताता हूं। जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंथी बनना चले ना, ऐसे हमेशा ऑप्शन का रेफरेंस ले लो। अब पहला और दूसरा तो गलत है, मतलब या तो ओनली थर्ड फॉलो आंसर होगा या कोई भी फॉलो नहीं करता ये आंसर होगा। बट आपको देखिए ओनली थर्ड इज ट्रू भी गिवन है, नन इज ट्रू भी गिवन है, मतलब आपको तीसरा क्रॉस चेक करना है। अल्टीमेटली मेरा पहला, चौथा और पांचवा ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि पहला तो सही है ही नहीं, ना तो दूसरा सही है। आर ग्रेटर देन पी के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, आर ग्रेटर देन के वैलिड है, हमें सिंगल साइन चाहिए आर से लेके पी तक, सिंगल के साथ वो डबल साइन आता रहे फर्क नहीं पड़ेगा, और डायरेक्शन जो है साइन की वो आर की तरफ ओपन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आर ग्रेटर देन के वैलिड है, के इक्वल टू एम मान लेते हैं, और एम ग्रेटर देन पी वैलिड है, मतलब आर से लेके एम तक ट्रेवल किया, सॉरी आर से लेके के तक ट्रेवल किया, के से लेके एम तक ट्रेवल किया, एम से लेके पी तक ट्रेवल किया। डायरेक्शन देखिए साइन की किसकी तरफ ओपन है, आर की तरफ ओपन है, और जब तक आर से लेके पी तक ये सिंगल साइन घूम रहा है तो सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन ही ट्रू होता है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, ओनली थर्ड इज ट्रू। अगले में देखिए, जी ग्रेटर देन ई बताना है। हाँ जी, जी स्टेटमेंट का पार्ट है, ई स्टेटमेंट का पार्ट है, कॉमन कौन है, बी।
जी ग्रेटर देन बी वैलिड है, बी से लेके ई तक चलेंगे, साइन अपोज कर रहे हैं, तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। डी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, डबल साइन चाहिए, हाँ जी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, डी इक्वल टू सी है तो इस सी को डी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बिल्कुल बन रहा है, सेकंड वाला ट्रू है। अगर सेकंड वाला ट्रू है, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, ये तो हो ही नहीं सकता, पहले वाला तो गलत आ रहा है, ठीक है, ओनली थर्ड वाला होगा नहीं, ठीक है, ये भी गलत, आंसर आ गया डी ऑप्शन। हमें तीसरा निष्कर्ष देखने की नीड नहीं है, ये हो गया फिर ऑप्शन के थ्रू अगर रेफरेंस लेके चल रहे हो। बी ग्रेटर देन डी, चलो मार्क करके देखते हैं, बी से लेके डी तक ट्रेवल कर रहे हैं, देखो साइन अपोज कर रहे हैं, खत्म। चलो ये तो इजी हो गया क्योंकि ये एक ही इक्वेशन के पार्ट थे, अगर आपको पहली दूसरी और तीसरी मर्ज करने बैठने होती इक्वेशन को फिर तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ना, फिर हम ऑप्शन का रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो काफी लेंथी जा रहा हो, उसमें आपको हमेशा ऑप्शंस का रेफरेंस लेना है, जो जो ऑप्शन आपका आंसर अकॉर्डिंगली नहीं बना सकते हैं उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दो। नन ऑफ दीज आपको आता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, V ग्रेटर देन R, हाँ जी, V इस स्टेटमेंट का पार्ट है, कॉमन कौन है, यहां पर कॉमन कौन है, S, और R इसी स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है। फिर तो V ग्रेटर देन S वैलिड है, S ग्रेटर देन R वैलिड है, अल्टीमेटली V ग्रेटर देन R बनेगा, क्योंकि सिंगल साइन तो घूम रहा है ना, सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन ट्रू माना जाता है। T ग्रेटर देन P, हाँ जी, T ग्रेटर देन P की बारे में बात करें तो T ग्रेटर देन S है, S ग्रेटर देन R है, R ग्रेटर देन P है, तो अल्टीमेटली T ग्रेटर देन P ही बन रहा है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यहां पर भी है, ठीक है, और सारे के सारे भी ट्रू हो सकते हैं, मतलब A या D में से कोई मेरा एक आंसर बनेगा। Q ग्रेटर देन T की बात करते हैं, हाँ जी, Q ग्रेटर देन S है, S लेस देन T हो गया, ये देखो ये साइन अपोज कर जाएंगे यहां और यहां, तो पहला और दूसरा ही सही है, डी ऑप्शन, ओके। चलिए, हाँ वही बात है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, इनइक्वालिटीज आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, अकेला डायरेक्शन आ गया कोडिड में, या कोडिड ब्लड रिलेशन आ गया, या सिलोजिज्म आ गया, तो वो 2 या 3 क्वेश्चन का ही सेट आएगा, 5 का एक्सपेक्ट कभी मत करना, ओके। चलिए अगले पे आते हैं, पजल का क्वेश्चन, जितना मर्जी आपका होल्ड क्यों ना बन रखा हो, कभी मत करना, ठीक है। कई फीलिंग्स ले जाते हैं ना, नहीं भाई मेरा तो होल्ड प्रॉपरली बना हुआ है, पजल तो मुझे अटेम्प्ट करना ही करना है, और फ्लोर बेस्ड है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, नहीं फीलिंग नहीं लेनी है, सेकेंड राउंड के लिए चलिए इसको होल्ड पे रखें, बाद में कर लेना, टाइम तो बचेगा ना 45 मिनट में। चलिए उसके बाद अब ये देखिए, सिंगल क्वेश्चन आपको पजल की फॉर्म में दिया गया है, ये बहुत ही इजी लेवल के माने जाते हैं, ठीक है, चाहे तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, ओके। तो यहां पर क्या गिवन है, कहता है 6% है गो टू मार्केट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से शुरू होके सैटरडे तक 6% जो है मार्केट में जाते हैं, ओके। चलो ले चलते हैं इनको मार्केट में, क्या क्या डाटा गिवन है, कहता 3% गो बिटवीन बी एंड डी एंड बी गोज ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर डी, बी और डी के बीच में 3% जाएंगे मार्केट में, और बी जो है वो डी से पहले किसी ना किसी दिन में जाता है, तो 2 ही केसेस बन सकते हैं, या तो बी मंडे को दे दो, डी जो हो जाएगा वो फ्राइडे हो जाएगा, बी ट्यूसडे को भेज दो, डी सैटरडे को हो जाएगा। बाद में देखते हैं, बी एफ गोज जस्ट आफ्टर बी, बी के जस्ट बाद किसने जाना है, एफ ने जाना है, मान लिया ये भी। नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गो आफ्टर सी, जितने एफ से पहले जाएंगे उतने सी के बाद में जाएंगे, ओके। अब सुनिए, अगर तो मैं ये वाला केस ले लेता, बी के जस्ट बाद कौन है, एफ, जितने एफ से पहले हैं उतने सी के बाद है, एफ से पहले एक है तो सी के बाद भी एक जाना चाहिए, तो ये वाला केस तो कैंसिल हो जाता। ये टास्क आपको देखो विदाउट पेन एंड पेपर करना होगा, ठीक है, तो मतलब बी यहां पर रखना होगा, बी के जस्ट बाद कौन है, एफ, यहां पर कौन आ जाएगा, डी, जितने एफ से पहले हैं उतने सी के बाद में भी हैं, ओके, बस हो गए सॉल्व। ई गोज आफ्टर जी, ई जो है वो जी के बाद में जाता है। हाउ मेनी पर्सन गो बिफोर सी, सी से पहले कितने लोग जाते हैं, 3%। कहां जाते हैं हमें क्या लेने देना, जितना हो सके शॉर्ट वे में आपको इक्वेशंस या स्टेटमेंट को गो थ्रू करना है, ठीक है। कई क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 3% गो बिटवीन बी एंड डी, बी गोज ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर डी, ऐसे पलोस पलोस के पढ़ेंगे। भाई क्यों पढ़ रहे हो, किसी को सुनाना थोड़ा है, आपकी रीडिंग स्किल्स थोड़ा कोई चेक कर रहा है, ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ो, सिंपल वे में। आपको इक्वेशन को कैची बनाना है ना, बस डाटा चाहिए,
मेन क्रक्स चाहिए कि हमें किस पर्सन को कहाँ पर अरेंज करना है। बाकी जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ मैं बाद में कन्वे दोबारा भी करूंगा, क्योंकि सिटिंग पजल और भी आने हैं, उसमें कन्वे कर दूंगा कि हमें किन किन बातों का ज़्यादा खास तौर पे ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनाना, आसान बनाना है। नेक्स्ट, देखते ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक आपको वर्ड दे दिया गया डेंजरस, अगर डेंजरस में हर एक वोवल को रिप्लेस कर दिया जाए उसके नेक्स्ट लेटर के साथ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक बता देता हूं। ठीक है, पहले कंडीशंस को सुन लो। कहता वोवल को अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है, मतलब जितने भी वोवल होंगे वो नेक्स्ट लेटर के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब उनकी पोजीशन वैल्यू में एक बढ़ा देना। और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं रिप्लेस्ड बाय इट्स जस्ट प्रीवियस लेटर, जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उनको उनके पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस कर देना, मतलब उनकी पोजीशन वैल्यू में एक कम कर देना। फिर सारे के सारे जितने भी रिपीटेड लेटर होंगे उनको रिमूव कर दो, जितने भी लेटर्स रिपीट करेंगे उनको रिमूव कर देना है। आफ्टर दैट, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जैसे ये अरेंजमेंट बनेगी, जो जो सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट होगा और जो फोर्थ फ्रॉम द राइट होगा, इन दोनों के बीच आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबर ऑफ लेटर्स कन्वे करने हैं। ठीक है, तो शब्द आपको क्या दिया गया है? डेंजरस। ठीक है, माइकल जैक्सन वाला डेंजरस। चलिए कर लेते हैं इसे। हाँ, एक चीज पिक करो, या तो पहले वोवल को रिप्लेस कर दो या तो कॉन्सोनेंट को रिप्लेस कर दो। वोवल का अगला लेटर, ए का बी बन जाएगा, ई का एफ बन जाएगा, ओ का पी बन जाएगा, यू का वी बन जाएगा। अब कॉन्सोनेंट्स उठा लीजिए, प्रीवियस लेटर, डी सी से रिप्लेस होगा, एन एम से रिप्लेस होगा, जी एफ से रिप्लेस होगा, आर क्यू से रिप्लेस होगा और एस किससे रिप्लेस होगा? आर से। रिपीटेड लेटर कौन से हैं देखो। ठीक है, एफ रिपीट कर रहा है, और कौन सा रिपीट कर रहा है? सी नहीं रिपीट कर रहा, बी नहीं रिपीट कर रहा, एम क्यू पी वी आर बाकी डिफरेंट है। तो सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट, एफ को काउंट नहीं करना क्योंकि ये रिपीट है और रिमूव हो चुका है। ये नहीं है कि अलग से अरेंजमेंट आप लिखने बैठ रहे हो। 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट कौन है? वी। फोर्थ फ्रॉम द राइट कौन है? क्यू। आपको बस इस क्यू और वी के बीच में नंबर ऑफ लेटर्स बताने हैं। क्यू का प्लेस है 17, वी का प्लेस है 22, 22 में 17 कम करो 5, एक और माइनस कर दो क्योंकि बीच के अक्षर बताने हैं, आंसर वुड बी 4। नेक्स्ट देखो, कोडेड सिलोजिज्म, पूरे पूरे चांसेस हैं इसके भी आने के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपको डायरेक्शन दी गई है यहां पर, एट द रेट का मतलब दे दिया, डॉलर का और हैश का। ध्यान से देखिएगा, कुछ डायरेक्शन आपको स्ट्रेट में गिवन है, ये दोनों रिवर्स में गिवन है। ओके, चलो शुरू करते हैं। डॉलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली अ फ्यू। तो ओनली अ फ्यू, बी इज ए, रिवर्स में है ना, तो ओनली अ फ्यू स्कूटर्स आर ट्रक्स। ठीक है, ओनली अ फ्यू, सम है सम नहीं है। अब ट्रक और स्कूटर इंक्लूड हो गए ना, तो ट्रक और स्कूटर से रिलेटेड ही उठाना है। जैसे रिक्शा एट द रेट ट्रक्स है, एट द रेट का मतलब ऑल, तो ऑल रिक्शाज आर ट्रक्स, सारे के सारे रिक्शाज ट्रक्स का पार्ट है, सारे रिक्शाज ट्रक्स का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद रिक्शा डॉलर, डॉलर का मतलब है ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू कार्स आर रिक्शा, ओनली अ फ्यू कार्स आर रिक्शा। अब देखो ये एरो हेड जरूर लगा देना, कई पता क्या करते हैं, यही मार्क कर देंगे ओनली अ फ्यू कार्स आर रिक्शा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपको रीस्टेटमेंट आ गई, फिर रीस्टेटमेंट्स तो गलत होती है ना, तो यहां से आप जजमेंट लेने बैठोगे क्या कि ओनली अ फ्यू कार्स आर रिक्शास। अगर यही कंक्लूजन आ गया बाय चांस, फिर तो आप इसे ट्रू मान दोगे, जो कि गलत है, क्योंकि रीस्टेटमेंट्स हमेशा क्या होती है? फॉल्स। इसलिए एरो हेड मार्क कर दो, जिससे आपको यह जजमेंट हो जाएगी कि आपको कार से लेके रिक्शा तक का रिलेशन अवेलेबल था। ठीक है, रिक्शा टू कार रिलेशन अवेलेबल नहीं था। एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल, तो ऑल कार्स आर एरोप्लेन। ये आपके पास स्टेटमेंट का सेट अवेलेबल है। चलो आइए कंक्लूजन के ऊपर। एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल, ऑल स्कूटर्स आर कार्स, क्या सभी स्कूटर कार हैं? गलत। हैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नो, तो नो ट्रक इज अ एयरप्लेन, कोई भी ट्रक एयरप्लेन नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें डायरेक्ट क्रॉस तो कहीं दिखा ही नहीं है। डॉलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू एयरप्लेन आर रिक्शा, ओनली अ फ्यू एयरप्लेन आर रिक्शा, केवल कुछ ही हिस्सा एयरप्लेन का ऐसा है जो रिक्शा है। अब देखिए हमें एयरप्लेन टू रिक्शा क्या क्या चीजें गिवन है, चलो इस पे बात कर लेते हैं। एयरप्लेन टू रिक्शा में हमें क्या क्या डाटा गिवन है?
अगर हम यहां पर बात करते कि ऑल एरोप्लेन बीइंग रिक्शा इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये वाली बात करते तो ट्रू हो पाता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पोर्शन तो एरोप्लेन का रिक्शा है ही नहीं। ये एरोप्लेन का रिक्शा हो सकता है, सम कैन बी और सम कैन नॉट बी, बट हम पॉसिबिलिटी में जाए क्यों? वो कहता है ओनली ए फ्यू एयरप्लेन आर नॉट रिक्शा, केवल कुछ ही ऐसे एयरप्लेन हैं जो रिक्शा का पार्ट हैं। देखो कुछ हैं तो कुछ नहीं है, ये वाला पोर्शन, तो ये भी तो सही हुआ ना, इसलिए यहां पर आपका तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। नेक्स्ट सेम डायरेक्शन है, आइए। डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है डॉलर ओनली अ फ्यू फ्लूट आर ड्रम्स, ठीक है। उसके बाद ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं बार बार। हैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नो, तो नो ड्रम इज अ तबला। मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट कन्वे करूंगा और एडजस्ट कर दूंगा। एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल तबला आर पियानो, सभी तबलास जो हैं वो पियानोस का पार्ट है। बस यही तीन थे, इजी था फिर तो। ऑल पियानो आर ड्रम्स, गलत। डॉलर ओनली अ फ्यू फ्लूट आर पियानो, ओनली अ फ्यू फ्लूट आर पियानो, केवल कुछ ही हिस्सा फ्लूट का ऐसा है जो पियानोज है। पॉजिटिव तो गिवन ही नहीं है, नेगेटिव चलो मान लेते हैं, कहीं ना कहीं ट्रू हो सकता है, बट पॉजिटिव तो है नहीं ना, पहले पॉजिटिव को ही देखोगे आप, गलत हो गया। हैश नो पियानो इज ड्रम, कोई भी पियानो ड्रम का पार्ट नहीं है, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन ड्रम और तबला में गिवन था। नन फॉलोज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट डॉलर ओनली अ फ्यू माउस आर सीपीयू, ठीक है, केवल कुछ ही हिस्सा माउस का सीपीयू है। एट द रेट ऑल सीपीयू आर मॉनिटर, सारे सीपीयूज जो हैं मॉनिटर का पार्ट है, ये माउस था एमएस। हैश नो मॉनिटर इज कीबोर्ड, ये देखो ध्यान रखते रहना, ये रिवर्स में है तो मैंने रिवर्स में ही कैच किया इन्हें। नो मॉनिटर इज कीबोर्ड। हैश फिर से हैश आ गया। नो कीबोर्ड इज स्ट्रिंग, कोई भी हिस्सा कीबोर्ड का स्ट्रिंग नहीं है। चलो निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या कहता है? नो सीपीयू इज कीबोर्ड, कोई भी सीपीयू जो है वो कीबोर्ड नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सीपीयू है तो मॉनिटर का ही पार्ट, मॉनिटर कीबोर्ड नहीं है तो सीपीयू भी कोई कीबोर्ड नहीं है। डॉलर रिप्रेजेंट करता है ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू कीबोर्ड्स आर स्ट्रिंग, केवल कुछ ही हिस्सा कीबोर्ड का ऐसा है जो स्ट्रिंग है, ये तो नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। ओनली अ फ्यू तो सम है, सम नहीं है, सम और सम नोट दोनों का कॉम्बिनेशन है, सम नोट तो वैलिड हो जाएगा, सम कहां जाएगा, ठीक है, इसलिए गलत। नो माउस इज मॉनिटर, कोई भी हिस्सा माउस का मॉनिटर नहीं है, माउस और मॉनिटर में डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन, इसलिए आपका तीसरा भी गलत। ओनली एंड ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। ओके चलो भाई, ये जल्दी से हो जाएंगे आपके, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि मैंने कितने देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए अभी तक, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर अभी काफ़ी टाइम हो गया, वैसे मैंने बातें भी बहुत सारी की हैं बीच में, अगर आपके सपोज ये 10 क्वेश्चन आपके 12 से 13 मिनट में भी हो जाते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। 15 मान लो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सारे के सारे अटेम्प्ट करने भी नहीं है, ना मुझे टारगेट्स बना के चलने हैं। अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है ना, और जिसको रीजनिंग अच्छे से आती भी है, काफ़ी टाइम से पढ़ रहा है, तो इतने टाइम में वो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो रिलैक्स होके करिए, ठीक है। और बाकियों से तो कंपटीशन क्या ही करना है, आपका कंपटीशन आपका खुद के साथ है, ये मान के चलो। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट साइड पे रख दो अभी के लिए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। चलिए उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। डाटा सफिशिएंसी देखते ही हिट करो, ये करने हैं भाई, ठीक है, और ध्यान से करना, क्योंकि सिटिंग और पजल से रिलेटेड आपको डाटा सफिशिएंसी फॉर श्योर आनी ही आनी है। चलिए शुरू करते हैं। इसके ऊपर बेस्ड है ये आपका, पजल्स के ऊपर बेस्ड है। कहता है 6 बॉक्सेस है, बॉक्स बेस्ड पजल है, सारे के सारे एक के ऊपर एक रखे गए हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो वाई, वाई के नीचे कितने बक्से रखे गए हैं। ओके अब ध्यान से देखिएगा, इसको अटेम्प्ट करने की मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूं। हमें वाई के नीचे बताना ना कितने बक्से रखे गए हैं, और बक्से कितने हैं, बॉक्सेस के नेम कौन कौन से हैं, ये तो मेंशन नहीं है। वाई जो है वो स्टेटमेंट में इंक्लूड होना चाहिए। चेक कर लो, वाई है जी, बिल्कुल है, पहले से आंसर आ सकता है, हम क्रॉस चेक करके इसे देखेंगे। वाई दूसरी में है जी, बिल्कुल है, तो दोनों इंडिविजुअली तो सॉल्व करने हैं। बाय चांस अगर वाई किसी स्टेटमेंट में ना होता तो हम उसको सॉल्व करके भी ना देखते,
क्योंकि y के नीचे कितने बॉक्सेस रखे गए हैं उसके लिए y का डिफाइन होना भी तो मैंडेटरी है ना, ठीक है। चलो रेस्ट, ये चीजें वैसे जो मैंने बोला ना कि पर्सन वो इंक्लूड होना चाहिए, बॉक्स इंक्लूड होना चाहिए, ये चीजें काम आएंगी हमारी ज्यादातर डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन में, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। कहता V इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस अबव W। V जो है वो W के, ये पहली इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, V जो है वो W के 3 बक्स से ऊपर रखा गया है। उसके बाद Y इज प्लेस्ड जस्ट अबव U। Y को U के जस्ट ऊपर रखा गया है। कहां पर आएंगे कुछ अता पता नहीं है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन W एंड X। W और X के बीच में एक बक्सा रखा गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर W और X के बीच में एक बक्सा रख भी देते हैं तो यहां पर हमारे पास 3 केसेस बन सकते हैं कि W एक के गैप में X में यहां पर बिठा दूं और U के जस्ट अबव में Y यहां पर भी आ सकता है, U के जस्ट अबव में Y यहां पर भी आ सकता है। 2 केसेस बन गए। अगर W एक के गैप में X में यहां पर बिठा देता हूं तो U के जस्ट अबव में Y यहां पर भी आ सकता है। अल्टीमेटली बने तो 3 केसेस ना, तो 3 आंसर थोड़ा आएंगे, तो मतलब पहली से आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम होल्ड पे रखेंगे कि W और X के बीच में एक बक्सा रखा गया है। विजिबल हो रहा है आपको ये क्लू? हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि रूल ही यही कहता है डेटा सफिशिएंसी का, अलग अलग तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 3 बॉक्सेस बिटवीन Z एंड V। Z और V के बीच में 3 बक्से हैं। अगली स्टेटमेंट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि ना तो Z का कंफर्म है कि वो V के अबव में रहेगा या बिलो में। X इज प्लेस्ड जस्ट बिलो Z, ठीक है। बना लीजिए फिर कैसे। Z और V में कितने बक्से रखे गए हैं? 3, ओके। और X को बिलो Z रिप्लेस किया गया। दूसरा केस आपका ये बन जाएगा, Z और V के बीच में 3 बक्से रखे गए हैं। ये क्यों छठा बक्सा मैंने यहाँ इंक्लूड किया? ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि छठा बक्सा ऊपर भी तो हो सकता है। और X जो है वो Z के जस्ट बिलो में है। 2 आर प्लेस्ड बिटवीन X एंड U। X और U के बीच में 2 रखे गए हैं। X यहाँ पर है, 2 के गैप में U नहीं आ सकता। X यहाँ पर है, 2 का गैप U बिठाएंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो 6 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये केस हो गया कैंसिल, ठीक है। इस पे आ जाइए। X 2 के गैप में यहाँ पर कौन आ गया? U। Y इज प्लेस्ड अबव W। Y को W के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो यहीं से क्लियरली पता चल रहा है, सिंगल अरेंजमेंट बनी ना। आपको काउंट नहीं करने के Y के बिलो कितने आ रहे हैं, हमें उससे क्या लेना देना। फाइनल आंसर तो आ रहा है ना, फिक्स्ड आंसर तो आ रहा है। ओनली 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, डी ऑप्शन। तो केयरफुली इन्हें अटेम्प्ट करिएगा, हालांकि थोड़े टाइम कंज्यूमिंग जरूर होंगे, बट फॉर श्योर अगर हम सिटिंग पूरा सेट देखें, पजल पूरा सेट देखें, वो अनडिफाइंड है। पता नहीं कहीं ना कहीं ग्लिच आ गया हमारे दिमाग में ऐसा कि हम डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, स्टेटमेंट हमने कोई बार गलत पढ़ ली, सॉल्व नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में। एटलीस्ट इसकी तो गारंटी होगी ना कि आपने सॉल्व किया और इजी लेवल की अरेंजमेंट्स हैं तो फ्री के नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट उन्हें ट्राई करो। ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन क्या है, 1.5 मिनट ले लेगा, बट मार्क्स की कंफर्मेशन तो दे रहे ना आपको 1.25 की। हिट करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। अगला देखिए, रैंकिंग के ऊपर बेस्ड है। 6% दिए गए हैं, सभी का अलग अलग वेट है। हमें बताना है सेकंड हैवीएस्ट कौन है, दूसरा सबसे भारी पर्सन। चलो पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर C इज हैवियर देन B बट लाइटर देन D। C B से भारी तो है, ठीक है, बट D से लाइटर है, D से हल्का है। ओनली 2 पर्सन आर लाइटर देन B। B से केवल 2 ही पर्सन हल्के हैं, तो B 4th प्लेस पे आएगा, ठीक है। बाकी 2 पर्सन उसके बिलो में आ जाएंगे। अब B के अबव में C ने भी आना है, D ने भी आना है, कहां पर आएंगे कुछ अता पता नहीं है। E इज हैवियर देन G बट लाइटर देन F। E जो है वो G से तो हैवी है बट F से लाइटर है, ठीक है। अब F E G का रिलेशन किस तरह से अरेंज होगा वो भी इंफॉर्मेशन नहीं पता। आगे देखिए, C इज हैवियर देन F। C F से हैवी है, ठीक है। C जो है वो F से हैवी है। अब ध्यान दीजिए, C के बिलो में कितने पर्सन आएंगे? F E G ने तो पक्का आना ही आना है, और C के अबव में कौन है? D भी है। इतना क्लियर है। अब C के बिलो में तो B भी है, C के बिलो में F भी है, तो अल्टीमेटली C के बिलो में 4 पर्सन तो पक्का आएंगे। B भी आएगा, F E G भी आएंगे। B तो आएगा ही आएगा, F ने भी आना है, E ने भी नहीं आना है, G ने भी आना है, मतलब 4 पर्सन पक्का आएंगे। तो 4 सीट्स तो छोड़नी पड़ेंगी ना कम से कम, तो C यहां पर आएगा।
और सी हमें यहीं पर ही बिठाना पड़ेगा क्योंकि सी के अबव में डी ने भी आना है। तो सेकंड हैवीएस्ट तो मिल गया ना हमें सी, मतलब पहली से आंसर आ गया। हम बाकियों को अरेंज करके टाइम क्यों वेस्ट करें, हमें तो सेकंड हैवीएस्ट से मतलब है ना बस। तो पहली से मेरा आंसर आ रहा है। चलो अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं अलग से। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, ओनली 2 पर्सन आर हैवियर देन डी, डी से केवल 2 ही पर्सन हैवी हैं, बाकी 3 लाइट होंगे। E इज लाइटर देन D बट हैवियर देन B। E जो है वो D से हल्का तो है बट B से भारी है। अब E और B की अरेंजमेंट क्या है पता नहीं है, पर इतना श्योर हो गया E और B सेकंड हैवीएस्ट नहीं है। G इज लाइटर देन D एंड C, G जो है वो D और C से हल्का है, D से भी हल्का है और C से भी हल्का है। उसके बाद C इज नॉट द हैवीएस्ट वन, C सबसे भारी नहीं है, ठीक है जी। G is heavier than E but lighter than F. G is heavier than E but lighter than F. चलो जी अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। D के बिलो में E और B ने आना है, ठीक है। D के बिलो में G ने भी आना है, चेक कर लो। D के बिलो में E और B ने भी आना है, D के बिलो में G ने भी आना है। मतलब D के बिलो में ये 3 पोजीशन किस किस के लिए होगी, G, E और B। वो आपस में लड़ते भिड़ते रहे, मुझे तो इससे मतलब है सेकेंड हैवीएस्ट कौन होगा, सी, क्योंकि सी जो है वो हैवीएस्ट तो है ही नहीं। तो यहां पर दूसरी से भी आ गया, तो चाहे मुझे पहली स्टेटमेंट का डाटा दे दो चाहे दूसरी का डाटा दे दो, किसी से भी मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल सकता था। नेक्स्ट एक और देखो पजल की फॉर्म में। हाँ नहीं आपको सिटिंग पजल है, बाकी बातें तो हम क्या ही करें। सिटिंग पजल के ऊपर बेस्ड ही आएगा आपको डाटा सफिशिएंसी। चलिए 6 पर्सन दिए गए हैं, डिफरेंट मंथ में जो है वो विजिट में करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस वाइज है, जनवरी से जून। मार्च में कौन विजिट करता है, तो सबसे पहले मंथ्स को प्रायोरिटी दे देते हैं क्योंकि इन्हीं का ही डेफिनेट सीक्वेंस है। फेब्रुवरी है जी, बिल्कुल है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये तो 6 मंथ्स ही अवेलेबल हैं, तो आपको वर्बली पता होने चाहिए कि किस महीने में आपको 30 दिन अवेलेबल होते हैं, किस महीने में, और किस में 31 दिन होते हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिएगा क्योंकि डाटा सफिशिएंसी है और हर सफिशिएंसी हर स्टेटमेंट के अंदर आपके केसेस भी बन सकते हैं। ये पहली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। n विजिट्स इन द मंथ हैविंग 30 डेज, n 30 दिन वाले महीने में ट्रेवल करता है, या तो अप्रैल होगा या तो जून होगा। आगे देख लीजिए, 2 पर्सन बिटवीन n एंड y, 2 केसेस बना लो। अगर n यहां पर है 2 के गैप में y यहां आ जाएगा, अगर n यहां पर है 2 के गैप में y यहां पर आ जाएगा, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन विजिट बिफोर y इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन विजिट आफ्टर t। जितने y से पहले हैं उतने t के बाद हैं, जितने y से पहले हैं उतने ही t के बाद हैं। अब मुझे क्या पता y मार्च में कौन जा रहा है, इस केस में y जा रहा है, इस केस में पता नहीं है, मतलब पहली से तो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। आ जाओ दूसरी पे, ठीक है। क्लैरिटी के लिए डिफरेंट कलर का पेन यूज कर रहा हूं। 2 पर्सन्स विजिट बिटवीन W एंड M, W और M के बीच में 2 पर्सन विजिट करते हैं, कौन पहले है कौन बाद में है कुछ आता पता नहीं है। M विजिट्स ऑन वन ऑफ द मंथ्स आफ्टर W, M W के बाद में जाता है, चलो जी इसकी तो क्लियरिटी मिली। T विजिट्स जस्ट बिफोर M, T M से जस्ट पहले जाता है, कितना पहले, सॉरी जस्ट पहले है, कहां पर आएगा कुछ नहीं पता, बट M का फॉर श्योर M जनवरी में नहीं आएगा। V विजिट्स 3 मंथ्स बिफोर T, T से 3 महीने पहले, 3 महीने पहले कौन, V आएगा, ठीक है। अब इतना ध्यान दीजिएगा कि T जो है कम से कम अप्रैल में तो पक्का आएगा ही आएगा, ओके। चलो या तो वो अप्रैल में होगा या तो वो मई में होगा। उसके बाद देखिए क्या है, बट नॉट इन फेब्रवरी, बट इतना क्लियर हो गया कि V जो है वो फेब्रवरी में नहीं आएगा। अगर V फेब्रवरी में नहीं आएगा मतलब T जो है वो मई में नहीं आएगा, क्योंकि T को अगर हम मई में मेंशन करते हैं तो 1 2 3 महीने पहले यहां पर V ने तो आना ही नहीं है। तो इतनी क्लियरिटी मिल चुकी है कि T जो है वो अप्रैल में आएगा, 3 महीने पहले कौन आ जाएगा, V। T के जो है वो M से जस्ट पहले है, और M और W में कितने का गैप है, 2 का गैप है। और क्या डाटा गिवन है हमें, M से जस्ट पहले T हो गया, W M के बीच में 2 का गैप आ गया, V और T में 2 का गैप आ गया, बस यही गिवन है। फिर मार्च में कौन जाएगा,
कौन से 2 पर्सन गिवन है? डाटा नहीं गिवन, क्योंकि मार्च और जून का तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही ना, दूसरी से आ रहा है। मर्ज कर दो भाई। अब दोनों को मर्ज करते हैं। मर्ज करेंगे तो देखिए ये वाला केस तो मर्ज होगा नहीं इसके साथ, ठीक है, क्योंकि यहां पर जनवरी में वाई जा रहा है, यहां जनवरी में वी जा रहा है, तो इसको तो करो कैंसिल। इस केस की बात करते हैं। टी मैच कर गया, मतलब मार्च महीने में कौन जा रहा है? वाई जा रहा है, इधर एन आ गया। देखो क्लैश नहीं करना चाहिए, क्लैश इन द सेंस यहां पर एन आ रहा है जून में, इधर एन आ रहा है मई में, तो मैं उसको मर्ज नहीं कर सकता हूं। 2-2 महीनों में सेम पर्सन थोड़ा जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली पता चल गया, बट कैसे पता चला? जब दोनों इंफॉर्मेशंस को हमने मर्ज किया। ओके, तो आंसर केयरफुली मार्क करिएगा, कई बार जल्दबाजी में स्टूडेंट्स ये मार्क कराते हैं। टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये आ सकता है भाई, ठीक है, इसको जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, ये भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपको 2 रोज दी गई हैं, आपको डायरेक्शंस पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। आप पहले ये पढ़िए करना क्या है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो इफ एक्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो। सेकंड रो का रिजल्ट बताना है, अगर जो यहां पर एक्स घूम रहा है ये फर्स्ट रो का रिजल्ट है। अब फर्स्ट रो में हम तो 2-2 नंबर्स को प्रायोरिटी देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये टाइप आपने कर रखी होगी कहीं ना कहीं से, नहीं कर रखी तो बहुत आसान है, कर लीजिए, क्योंकि ये टाइप पता है आपको। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, ये आती थी 2011-12 के टाइम पे, ठीक है। फिर कुछ साल ये स्किप रही, टाइप आती नहीं थी पेपर में, आती नहीं थी, फिर टीचर करवाते भी नहीं थे। सडनली हुआ गया 2017 का एसबीआई पीओ का, मुझे याद है एग्जाम, मैंने खुद दिया था वो, पता नहीं 18 की बात है, 17-18 ऐसे ही है भाई, मेंस में आ गया एसबीआई पीओ के। अब स्टूडेंट का माइंडसेट ऐसा है, जिसने देखा ये तो क्वेश्चन नई टाइप का है, वो तो छेड़ेंगे ही नहीं, ऑब्वियस ही बात है। नई कैटेगरी का क्वेश्चन कोई भी दिखे अटेम्प्ट नहीं करना, देखना भी मत, देखना भी पाप है उसको, सोल तो दूर की बात हो गई। अब स्टूडेंट का तो माइंडसेट बना हुआ है, पता नहीं क्या आ गया, हम तो नहीं करेंगे भाई ये अटेम्प्ट, हमें तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसको समझने में ही टाइम लग सकता है, ऑब्वियस ही बात है। बट जिसने मुझसे पढ़ रखा था, क्योंकि ये टाइप चाहे वो 10 साल पुरानी हो, ठीक है, अगर वो जेन्युइन है, पूछी जा सकती है, तो मैं तो पक्का कर पाता हूँ। और जो मुझसे पढ़ रखा था, और उस साल ये भी है, कट ऑफ भी सेक्शनल कितनी गई थी आउट ऑफ 60? 4.75, मतलब 5 नंबर भी नहीं आए हैं। अब जिसने ये वाला सेट कर लिया होगा उसको तो 5 नंबर बन गए ना फ्री के, सेक्शन क्लियर, जॉब लग गई। ओके, तो हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपको एक तरह से आपने गो थ्रू किया होना चाहिए रीजनिंग के अंदर। अनसर्टेन है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो 11 के बाद 9 है, मतलब ओड नंबर के बाद ओड नंबर है, या प्राइम नंबर के बाद ओड नंबर है, ऐसी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। ये पहली तो देखोगे नहीं, इवन नंबर फॉलोड बाय, ये है ओड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। ओड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल है, ठीक है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। odd number followed by another odd number, then the resultant will be the addition of both the numbers। ये चीज भी हो सकती है। अब odd number followed by perfect square भी है, odd number followed by एक और odd number भी है, ठीक है। अब दोनों में से कौन सी फॉलो करें? या तो यहां पर कुछ कंडीशन दी जानी चाहिए थी। odd number is followed by a perfect square, then the resultant will be the subtraction of square number from the odd number। स्क्वेयर नंबर को odd नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब स्क्वेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इस कंडीशन को पिक करेंगे। 2 के बाद 7 आ रहा है, एक बार ट्राई करते हैं। अगर ये फिट बैठ गया ना, क्योंकि यहां पर परफेक्ट स्क्वेयर दिया हुआ है, इवन है या ओड है ये बारे में क्लियरिटी नहीं थी, तो इसलिए हम ये वाला जुआ खेल रहे हैं। वैसे एग्जाम में आपको गिवन किया जाएगा, ठीक है। अब 2 के बाद 7 है, मतलब इवन नंबर फॉलोड बाय प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम नंबर है। यहां पर जैसे क्लियरिटी है ना, नॉन प्राइम या प्राइम, ये देखो इवन नंबर फॉलोड बाय ओड प्राइम नंबर, ये ओड प्राइम नंबर है, तो इसका क्या करना है? देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, दोनों को ऐड करना है। 2 और 7 कितना हो गया? 9, मतलब पहली रो का रिजल्ट निकला 9, जो कि किसके बराबर है? ये x के बराबर है। अब 17 के बाद 9 आ रहा है, फिर वही बात आ गई, ओड नंबर के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इनकी जगह, दोनों में की जगह क्या आ जाएगा? 8। 8 के बाद 3 आ रहा है, फिर से वही बात आ गई। अगर एक इवन नंबर के बाद एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ओड नंबर है और वो प्राइम है, तो दोनों को हमें क्या करना था? ऐड करना था। 8 और 3 11, ए ऑप्शन आपका आंसर बन गया। जैसे कंडीशन गिवन है वैसे आंसर देना है, ठीक है। बस यही है,
परफेक्ट स्क्वायर वाला आ गया तो हम उसी को पहले प्रायोरिटी देंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया ओड नंबर, एक ओड नंबर के बाद, तो हम तीसरे वाला स्टेप फॉलो कर लेंगे। बट एग्जाम में आपको चीजें क्लियर होंगी, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट। अब ये देखिए, आपको डायरेक्शन एक दो क्वेश्चन में ही मेमोराइज हो जाएंगी, जल्दी से जल्दी होंगे अब सॉल्व। सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू रोज इज 20। दोनों रोज का हमें सम दे दिया गया, कितना है 20। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, मान लेते हैं। आप एक काम करो, पहले आप इसको सोल्व, चलो इसको छोड़ो, पहले ही सोल्व कर ही लो। इवन के बाद एक ओड नंबर है, हाँ जी, इवन नंबर फॉलोड बाय ओड नंबर, और वो ओड नंबर क्या है, नॉन प्राइम नंबर है। ये देखो आपकी कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, फोर्थ वाली। तो हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, 18 में 15 कम कर दो, कितना आ गया, 3। अब 3 और 6 का रिलेशन, ओड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है देखो। तो हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, 6 तिये 18, मतलब पहली रो का रिजल्ट आ गया 18, दूसरी रो का रिजल्ट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, चलो 2 तब आएगा जब x की जगह क्या नंबर आप फिल करेंगे। दूसरी रो का रिजल्ट 2 निकलना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। 8 और 3 इवन नंबर फॉलोड बाय ओड नंबर, इवन फॉलोड बाय ओड नंबर, और ये प्राइम नंबर भी है, मान लिया। तो हमें रिजल्ट क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 8 और 3 की जगह क्या आ जाएगा, 11। अब 11 में 9 कम करूंगा तभी 2 आएगा। हमें तो ओवरऑल रिजल्ट कितना चाहिए, 2 चाहिए दूसरी रो का, मतलब 11 में 9 कम करना पड़ेगा। 11 में 9 कम करना पड़ेगा, मतलब 11 के बाद 9 होना चाहिए, मतलब ओड नंबर के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और वो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होना चाहिए, 9 होना चाहिए। x की जगह 9 रख दो, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर को उस ओड नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, तभी तो 2 आएगा। मतलब x की वैल्यू यहां पर क्या है, 9 है। समझ आ गया? देखो कहीं भी डाउट आए रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये चीजें आपने सारी की सारी ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी भी रिसोर्स से, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, या किसी भी पीडीएफ से, बुक से, कहीं से भी आपने ये गो थ्रू किया होगा। तो जस्ट मैं आपको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है, या इक्वेशन नहीं समझ में आई तो ऐसे ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ जल्दी से जल्दी। प्लोस प्लोस के नहीं पढ़ाऊंगा, ये मान के चलिए। अगला देखिए, 4। अब करना क्या है, फाइंड द सम ऑफ टू रोज, दोनों रोज का सम। इवन के बाद ओड है, हाँ जी, इवन के बाद ओड बैठा हुआ है। ठीक है, नॉन प्राइम है, नहीं ये तो प्राइम है, पहली कंडीशन फॉलो होगी। ऐड कर दो, 4 और 5 कितना हो गया, 9। ओड के बाद इवन है, ओड नंबर फॉलोड बाय इवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहली रो का रिजल्ट आ गया 18, खत्म। आगे देखिए, 13 के बाद 9 है, ओड के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, दोनों की जगह 4। 4 और 3 को ट्रीट करो, इवन के बाद ओड है, और वो ओड जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो दोनों को ऐड कर दो, 4 और 3 कितना हो गया, 7, दोनों का सम कितना हो गया, 25, खत्म। नेक्स्ट, सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू रोज, अगर x जो है रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो है। ठीक है, पहले सेकंड रो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालिए, सेकंड रो से आएगी ना, फिर दोनों रोज का आपको सम बताना होगा। ओके, चलो, ओड नंबर के बाद परफेक्ट स्क्वायर, ओड नंबर के बाद परफेक्ट स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो, 43 में से 36 माइनस कर दो, 7 आ गया। ओड नंबर के बाद इवन नंबर है, ओड नंबर के बाद इवन नंबर है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, दूसरी रो का रिजल्टेंट आया 14, जो कि x के बराबर है। इवन नंबर के बाद ओड नंबर है, इवन नंबर के बाद ओड नंबर, वो ओड नंबर प्राइम नंबर भी है, तो दोनों को ऐड कर दो, 14 और 5 कितना हो गया, 19। 19 और 16 को ट्रीट करो, ओड नंबर के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये देखो। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंस, 19 में से 16 कम कर दो, कितना आ गया, 3, दोनों का सम कितना हो गया, 17। सभी में बी ऑप्शन बन रहा है। चलो, हो गया होगा कोइंसिडेंस। चलो, डिफरेंस, दोनों रोज का डिफरेंस निकालना है। ओड के बाद इवन है, बट परफेक्ट स्क्वायर भी है, डिफरेंस आ गया, 1 आ गया, 5 और 4 से 1 आ गया। 1 के बाद 15, मतलब ओड के बाद ओड नंबर, ओड के बाद ओड नंबर ऐसा था कुछ, हाँ ये है, ओड के बाद ओड नंबर, तो 15 और 1 कितना हो गया, 16। पहली रो का रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। 21 के बाद 16, ओड के बाद परफेक्ट स्क्वायर है, डिफरेंस, ये तो याद हो गया होगा अब, क्योंकि डायरेक्शन सेम मिलेंगी आपको। ठीक है, घबराइएगा मत। चलो, उसके बाद ओड के बाद फिर से परफेक्ट स्क्वायर, 5 में 4 कम कर दो, 1 आ गया, 16 में 1 कम कर दो, तो 15 आ गया।
डिफरेंस ही तो निकालना था दोनों रोज का। देखो कितनी जल्दी सोल्व हो जाता है। तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आपको मार्क करने में थोड़ा टाइम लगेगा। रीजन बीइंग टाइम भी क्यों लगेगा, आपको ये डायरेक्शंस गो थ्रू करनी पड़ेंगे डिफरेंट क्वेश्चन के लिए। एक बार गो थ्रू कर ली, आप अपने लिए ही कर रहे हो, इतने में तो रिटेन भी हो जाता है। अच्छा ये कंडीशन अभी तो पड़ी थी, इसके बाद ये करना होता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंगली बन जाएगी। अगला देखिए, ये भी सिंगल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप अटेम्प्ट। इफ द नंबर, एक संख्या दी गई है, ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सभी को हम अगर अवरोही क्रम में अरेंज कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में, आफ्टर देन डिजिट्स विच रिमेन एट द सेम प्लेस आर रिमूव्ड, जो सेम पोजीशन पे आ जाएंगे ना डिजिट्स, अगर हम उसको रिमूव कर दें, फिर हमें डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, सम ऑफ द ऑड डिजिट्स एंड सम ऑफ द इवन डिजिट्स। बता देता हूं, कहता है एक संख्या दी गई है, कौन सी संख्या है, 6 8 4 3 5 9 2 7 1, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, डिजिट के नीचे डिजिट मेंशन करना। 9 डिजिट है, 1 से लेके 9 तक ही थे, ठीक है। अब कौन से अपना सेम जगह पर आ गया, 8, इसको रिमूव कर देना है। 5 सेम जगह पर आ गया, ठीक है। 1 सेम जगह पर आ गया, बाकी तो सेम जगह पर नहीं आ रहा। अब जो ये नई अरेंजमेंट बन गई ना, इसमें इवन और ऑड डिजिट का जो सम है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ऑड डिजिट उठा लो, 9 7 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19। इवन डिजिट उठा लो, 6 4 10 और 2 कितना हो गया, 12, दोनों का डिफरेंस 7। ये करना था बस, ओके, दैट्स इट। अब रह गए भाई सिटिंग और पजल, ओके। अब ये मान लीजिए, अगर सपोज अभी तक के लिए आपकी वीडियो हो गई है 56 मिनट की, ये मान के चलिए इसमें से आधा टाइम कट कर दो, आधे से वैसे ज़्यादा ही है, चलो मैं कर देता हूँ, मैंने आधा टाइम ही कट कर दिया। वैसे इलेबोरेट हर एक चीज़ कर रहा हूँ तो टाइम डबल से भी ज़्यादा जाता है एक्सप्लेन करने में। ये मान लीजिए 25 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मैं 30 मान के चलता हूँ। हमने कितने सेट अवॉइड किए हैं, मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन अवॉइड करी हैं, है ना। तो अगर मैं मान के चलता हूँ 10 क्वेश्चन में अरिथमेटिकल के भी रख लेता हूँ साथ में, तो अल्टीमेटली मैंने 25 से 30 मिनट में 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए ना। अब आपके पास पीछे पड़े हैं 15 से 18 मिनट, आराम से 2 पजल हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग बनानी है इस मोमेंट पर आके, उसके लिए आप आधा मिनट दीजिए अपने आप को, जजमेंट लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं इजीली 1 टाइम में, ठीक है। उन क्वेश्चन को उठाओ और सॉल्व करना शुरू कर दो, ओके। 25 भी हो गए ना, मोर देन इनफ है। बाकी सेक्शंस भी तो करने हैं, वो भी तो तैयारी कर ही रहे होंगे आप। चलो इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो। अब जैसे डायरेक्शन टेस्ट का भी था, पजल भी था, हम पजल उठा लेते हैं, फ्लोर बेस्ड पजल। क्या डाटा गिवन है यहाँ पर, कहता है 9 पर्सन्स हैं, डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं, 13 स्टोरी बिल्डिंग है, 13 मंजिलें हैं। बॉटम मोस्ट फ्लोर को नंबर 1 का नाम दिया गया है, टॉप मोस्ट फ्लोर को 13। बस यहाँ से हाँ 4 फ्लोर्स आर वेकेंट भी हैं, क्योंकि 9 पर्सन है, 4 फ्लोर तो खाली रहेंगे ही रहेंगे। चलो 13 से शुरू कर लेते हैं, 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2, बस कर भाई, विजिबल हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर कॉलम बना लेता हूँ या प्रॉपर टेबल बना दूंगा, बस आपको समझ में आना चाहिए और सफाई से करना है। कभी भी आपको सिटिंग का क्वेश्चन आए या पजल का आए, सफाई से करना, आपको क्लियरली पता होना चाहिए आपने जो भी क्लू मेंशन किए हैं किसके लिए क्या क्या डाटा यहाँ पर मेंशन्ड है। 2-3 कॉलम्स बना लीजिएगा, क्या पता पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाए। आगे देखिए, Z लिव्स ऑन प्राइम नंबर्ड फ्लोर अबव फ्लोर नंबर 5। Z प्राइम नंबर फ्लोर पे रहता है, प्राइम नंबर फ्लोर 2 3 5 7 11 13 काफ़ी हैं, बट 5 के ऊपर रहता, मतलब 7 11 13 कोई भी हो सकता है। तो ये पॉइंट होल्ड पे रखेंगे कि Z जो है या तो 7वें पे होगा, या तो 11वें पे होगा, या तो 13वें पे होगा। 3 केसेस बन सकते हैं, अभी होल्ड पे रखो इसे, 3 केसेस नहीं बनाने बैठेंगे। 4 फ्लोर्स गैप बिटवीन Z एंड T, Z और T के बीच में 4 का गैप है। 4 फ्लोर्स का गैप है, 4 पर्सन का गैप नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 फ्लोर गैप बिटवीन T एंड S, S लिव्स अबव T, S जो है वो T के अबव में रहता है और दोनों के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। Z और T का अभी पता नहीं है कि Z और T में 4 फ्लोर का गैप है, तो Z को कहाँ मेंशन करें,
कि टी कहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 5 फ्लोर्स गैप बिटवीन एस एंड एक्स, एस और एक्स के बीच में 5 का गैप है और एक्स लिव्स बिलो एस, एक्स लिव्स बिलो एस, एस के बिलो में रहता है कौन, एक्स। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। एक फ्लोर का गैप था टी और एस में, एस टी के अबव में रहेगा। 5 फ्लोर का गैप है एस और एक्स में, एक्स जो है वो एस के बिलो में रहेगा। W लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, W इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, सम संख्या वाले फ्लोर पे। नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव W इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन Q एंड Y। अब देखिए इतना सारा डाटा अगर हम लिखते रहेंगे तो सॉल्व कब करेंगे, चलो लिख ही लेते हैं। जितने W के अबव में है सेम नंबर ऑफ फ्लोर हैं जितने Q और Y में है। ठीक है, यही बोला जा रहा है। V लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर जस्ट अबव Y, V इवन नंबर्ड फ्लोर पे है और Y के जस्ट अबव में है, मतलब Y जो है वो ओड नंबर फ्लोर पे होगा। अंडरस्टूड है। नो वेकेंट फ्लोर बिटवीन X एंड Y, X और Y एडजेसेंट फ्लोर्स पे आएंगे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अल्टीमेटली X Y के जस्ट बिलो में आएगा, क्योंकि कोई वेकेंट फ्लोर नहीं है। हाँ, इस बात का ध्यान है कि मैंने ये गलत बोला कि एडजेसेंट आएंगे, उनके बीच में कोई वेकेंट फ्लोर नहीं है, मतलब उनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन्स का गैप हो सकता है, एक पर्सन बैठा हो, 2 पर्सन बैठे हो, बट उन दोनों के बीच में कोई वेकेंट फ्लोर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। U लिव्स 2 फ्लोर्स अबव W, U W के 2 फ्लोर ऊपर रहता है। Z वाला ही उठाना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। देखो Z बैठेगा, T बैठा, T बैठा, S बैठा, S बैठा, X बैठा। ठीक है, ये सारी चीजें पैरेलली चलती रहेंगी। चलो शुरू कर लेते हैं। Z 7वें पे हो सकता है, 11वें पे हो सकता है, 13वें पे हो सकता है। Z और T के बीच में 4 का गैप है, 1 2 3 4, T यहां आ सकता है, 1 2 3 4, T यहां आ सकता है। 2 केसेस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, बट T को हम यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि T के जस्ट अबव में कौन आ जाएगा, या 2 फ्लोर ऊपर कौन आएगा, S। तो T हमें यहां पर 1 2 3 4, T यहां आएगा, 1 के गैप में S यहां पर आएगा। ये वाला केस कैंसिल होगा, क्यों, X जो है वो S के 5 फ्लोर 6 फ्लोर नीचे बैठा है, कहां बिठाओगे, तो पहला केस तो हो गया भाई कैंसिल। क्योंकि जितना आप स्टेटमेंट को लिंक में लेके चलोगे उतने आपके केसेस कम से कम बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा रिवाइंड कर लो, रिकॉर्डेड सेशन है भाई। 1 2 3 4, T यहां पर आ गया, T 1 के गैप में S आ गया, S 1 2 3 4 5, X आ गया। मेरे हिसाब से यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन Z 1 2 3 4, T यहां पर आ गया, T 1 फ्लोर के ऊपर कौन बैठा हुआ है, यहां पर S बैठा हुआ है, S 1 2 3 4 5, X आ गया। मतलब कि हमने इसे यूज कर लिया, इसे भी यूज कर लिया, इसे भी और इसे भी। अल्टीमेटली जो जो क्लू आपने यूज कर लिया है उसे वैनिश आउट जरूर करना है, क्योंकि आपके पास ऐसा बुफे लग जाएगा। पैराग्राफ आपने पूरा पढ़ लिया ना, साइड पे ही नोट डाउन करके बैठे हो, डिसीजन मेकिंग बनाते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी, भाई इतना सारा डाटा इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगी ना, पता नहीं कैसे सोल्व करें, कौन सा सोल्व करें। अब 10 क्लू हैं सपोज मेरे पास, 10 में से 4 तो खत्म हो गए, बाकी बच गए 6। इन्हीं को ही जस्ट गो थ्रू करना है, कनेक्शन बनाते रहिए। ओके, चलो उसके बाद हमें गिवन था कि W जो है, अरे ये मच्छर आ गया, एक सेकेंड। हाँ, उसके बाद हमें गिवन था एक चीज और कि W इवन नंबर्ड फ्लोर पे है, जितने W के अबव में है उतने Q और Y के बीच में है, Y के जस्ट अबव में V ने आना है, वगैरह वगैरह जो भी है। और W के 1 2 फ्लोर ऊपर कौन रहता है, U रहता है। ठीक है, ये सब डाटा गिवन था। अब W इवन नंबर्ड फ्लोर पे है, अगर वो इवन नंबर्ड फ्लोर पे है तो वो 12वें पे तो रहेगा नहीं, क्योंकि 2 फ्लोर ऊपर कौन रहेगा, U रहेगा। ये देखो W जो है 10वें पे हो सकता है, W यहां पर है, 1 के गैप में यहां पर U आ जाएगा। ठीक है, और Q और Y में सेम नंबर ऑफ पर्सन हम फिर भी बिठा सकते हैं। चलो इसको साइड रखते हैं, मतलब W जो है वो 10th पे पॉसिबल है। W 8वें पे नहीं है, 6ठे पे नहीं है, W चौथे पे भी नहीं आएगा, 2 फ्लोर ऊपर U ने आना है, W दूसरे पे नहीं है, तो W के लिए तो सिर्फ एक ही केस बचा, W के 2 फ्लोर ऊपर कौन आ रहा है, U आ रहा है। ठीक है, इस केस पे आ जाइए।
W जो है फिर से वही बात है, 12वें पे नहीं होगा, 10वें पे नहीं होगा, 8वां नहीं होगा, छठा भी नहीं होगा, 2 फ्लोर ऊपर U चाहिए, चौथा नहीं होगा, बचेगा कौन? दूसरा। W यहां पर है, ये भी खत्म हो गया क्योंकि W के 2 फ्लोर ऊपर U आना चाहिए। छठे पे लेंगे, नहीं आ सकता। 10वें पे लेंगे, बस फिर केस ही खत्म हो गया इससे रिलेटेड तो। ठीक है, ये वाला केस आपका वैनिश हो गया, ये आपका आंसर बन रहा है। ओके, हमने इस पॉइंट को यूज कर लिया, इस पॉइंट को यूज कर लिया। बाकी देख लीजिए, जितने W के अबव में है, W के अबव में भाई कितने हैं? 3, उतने ही Q और Y में है, मतलब Q और Y में 3 रहेंगे। ओके, और Y के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, वो ऑड नंबर फ्लोर पे है और Y के जस्ट अबव में V आना चाहिए। Y ऑड नंबर फ्लोर पे है, Y हम ऑड नंबर फ्लोर 13 तो दे नहीं सकते, 9 भी नहीं दे सकते क्योंकि Y के जस्ट अबव में कौन चाहिए? V चाहिए। Y 7वां भी नहीं दे सकते, Y 5वां भी नहीं दे सकते, Y को हम देंगे तीसरा फ्लोर। अगर Y यहां पर है तो ये भी जस्टिफाई हो गया, X और Y के बीच में कोई भी वेकेंट फ्लोर नहीं है। गिवन था ना ये देखो, कर लो कंफर्म अगर किसी को भी ट्रस्ट इश्यूज हैं तो। चलो हाँ, ऐसे रिटेन करके रखना है चीजों को। ओके, रिटेनिंग पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे ना। हाँ भाई, इससे रिलेटेड मैंने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ा था, तभी कनेक्ट करके पॉसिबिलिटी वैनिश हो पाएगी और क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस यही तो रिलैक्स माइंड के साथ सॉल्व करना है एग्जाम में जाके, कुछ भी नहीं है सिटिंग पजल, सब कुछ तो गिवन होता है, इतने तो इजी टॉपिक है भाई ये। चलो, तो Y के जस्ट अबव में कौन था? V, और Q और Y के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है। खत्म। कितने परसेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी हो गए सारे वेकेंट फ्लोर। ओके है जी, ठीक है, इनको खत्म करो, ये तो हो गया सॉल्व, ये बाकी सारे वेकेंट फ्लोर है। डन। आओ क्वेश्चंस के ऊपर। चलो, ओड वन आउट। फ्लोर नंबर, ये फ्लोर 6 फ्लोर 9 नहीं पढ़ना। 6 13 5 9 1, 6 टी, 13 कोई नहीं है, 5 कोई नहीं है, 1 कोई नहीं है, 9 कोई नहीं है, फिर 6 ही होगा क्योंकि 6 के अलावा बाकी जितने भी फ्लोर नंबर गिवन है उन पे कोई ना कोई रहता है, सॉरी सारे वेकेंट है। छठा फ्लोर जो है वो कोई ना कोई उस पर रह रहा था। जस्ट बिलो एंड जस्ट अबव ऑफ Q, Q के जस्ट बिलो और अबव में रिस्पेक्टिवली T एंड S, सीक्वेंस वाइज क्योंकि रिस्पेक्टिवली गिवन है। हाउ मेनी पर्सन लिव अबव V, V के ऊपर कितने रहते हैं भाई? V के ऊपर रहते हैं 6 बंदे, 3 और 3। फ्लोर की बात नहीं कर रहा, वो कहता है कितने पर्सन रहते हैं, 6 पर्सन रहते हैं। ठीक है, 6 कहाँ गिवन है? ये है। अगर वो फ्लोर कहता तो फ्लोर का डिफरेंट कंसेप्ट होता, मोर देन 6 हम मार्क करते। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? 2 पर्सन बिटवीन Q एंड Y, Q और Y में 2 पर्सन है जी, बिल्कुल 2 पर्सन है। ये देखो फिर से वही बात है, फ्लोर की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन में जानबूझ के करवा रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को डाउट रहेगा या तो वो गलत अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, पर्सन्स की बात कर रहा है, कहता Q और Y में 2 पर्सन रहते हैं जी, बिल्कुल 2 पर्सन रहते हैं, बिल्कुल सही है ये। X डज नॉट लिव बिलो Q, कहता X Q के बिलो में नहीं है, तो कहाँ है? बिलो में ही तो है, तो ये वाला तो गलत हो गया, हमें सही वाला बताना है। नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव Y इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो Z, जितने फ्लोर Y के अबव में है, Y के अबव में कितने हैं? 10, तो Z के बिलो में कितने हैं? तो भी 10 ही हैं। ठीक है, क्योंकि Y बॉटम से देख लो तीसरे पे है, Z टॉप से देख लो तीसरे पे है। आपका तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, बोथ 1 एंड 3 दोनों ट्रू हैं। अगर U और T दोनों आपस में पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं तो U और S के बीच में बताइए कितने पर्सन होंगे? U और T चेंज कर लेते हैं, U यहां पर आ गया तो U और S के बीच में देखो एक ही तो पर्सन आएगा, बस 1, खत्म। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं ये हो गया होगा। देखो कोई भी सिटिंग और पजल आपके सामने आ रहा है ना, उसे अपने लेवल पे जरूर ट्राई करके देखो। ओके, चलो बड़े अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, और कौन सा करें? एक सिटिंग अरेंजमेंट का भी था ना, आप को सिटिंग अरेंजमेंट भी बढ़िया लगता है। कौन सा गिवन था? ये गिवन था शायद, हाँ पैरेलल रो वाला। देखो अब आपका किस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर होल्ड बना हुआ है, ये डिसीजन मेकिंग आपकी होगी। इन दी एंड जाके आपको 1 या 2 सेट्स करने हैं, एक मान के चलना है, अगर एक हो गया तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा।
टाइम के अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं सभी के सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। किसी को इनपुट आउटपुट ईजी लगता है, आप इनपुट आउटपुट भी कर सकते हैं। किसी को डायरेक्शन टेस्ट वाला पजल ईजी लगे तो वो कर लीजिए, दैट्स अप टू यू। ओके, चलो। तो ये पैरेलल रो वाला केस था, सिटिंग विद एंटिटी भी गिवन है। अगर आपको पैरेलल रो वाले केसेस इजीली सॉल्व हो जाते हैं आपसे, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ने में लेंदी होगा बट इजीली सॉल्व हो जाएगा। टाइम कहाँ लगेगा, सिर्फ रीड करने में, दैट्स इट। तो यहाँ पर डाटा क्या गिवन है, कहता 10% है, 12 सीट्स पे बैठे हैं। 12 सीट्स 10%, मतलब एक सीट वेकेंट होगी। ठीक है, कौन कौन बैठा हुआ है, ए से लेके ई तक ये साउथ फेस कर रहे हैं, पी से टी तक ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं। 1 सीट इज वेकेंट इन ईच रो, हर रो में एक सीट वेकेंट है, और एक रो का मेंबर दूसरे को फेस कर रहा है। सभी को डिफरेंट कलर भी पसंद है। मेरे पास जगह कम है, नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं। ऊपर वाला कंटेंट मैंने पढ़ लिया है, ए से ई तक साउथ फेस कर रहे हैं, पी से टी तक नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर एंड लाइक्स ब्लू कलर। एस जो है वो आर का थर्ड राइट है, तो आर के दाईं और तीसरे प्लेस पे एस को बिठा दीजिए, और एस को कौन सा कलर पसंद है, ब्लू कलर पसंद है। ओके, अब बाकी पर्सन इधर दो आएंगे, इधर दो आएंगे, या एक एक आएगा, कुछ अता पता नहीं है। आगे देखिए, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड द वेकेंट सीट। क्यू और वेकेंट सीट के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। वेकेंट सीट को मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, आगे, क्यू डज नॉट लाइक पर्पल एंड पिंक कलर। क्यू को ना तो पर्पल पसंद है, ना तो पिंक कलर पसंद है। ये क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके, आगे, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ई सी का पड़ोसी नहीं है। वैसे केस भी तो बन सकता है, मैंने जगह तो छोड़ी नहीं है। इधर लिख रहा हूं मैं कि ई जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है। नीड पड़ी तो ये वाला डाटा भी इधर ले जाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, ये 4% बैठ गए ना, इनके सामने भी कोई ना कोई आके जरूर बैठेगा, ये मार्क कर लेना। ठीक है, चलो। उसके बाद देखिए क्या है, बी लाइक्स येलो कलर। बी को डायरेक्टली पता है कि उसको येलो कलर पसंद है। अब देखो, लिखने का तरीका भी मैटर करता है। कई बार स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि बी के अपोजिट में येलो आएगा। अपोजिट के लिए मैं ऐसे डबल एरो लगाऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखिए, द वन हु लाइक्स पिंक कलर फेसिस द वन हु लाइक्स ग्रे कलर। पिंक के सामने ग्रे आएगा। अभी तक हुआ तो नहीं एडजस्ट, ये देखो, पिंक के सामने कौन सा कलर आ जाएगा, ग्रे कलर। इस तरह से ये अपोजिट के लिए हो गया। इसका मतलब है बी को येलो कलर पसंद है, इसका मतलब हो गया पिंक के सामने ग्रे। क्लूज लिख रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए वो कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन हो रही है उससे। द वन हु लाइक्स पिंक कलर सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू एस। अब देखो, इसको तसल्ली से पढ़ो, आराम से। बोला क्या गया है, स्टेप बाय स्टेप एक एक फ्रेज उठाते हैं। कहता द वन हु लाइक्स पिंक कलर, जिस पर्सन को पिंक कलर पसंद है, मतलब पिंक वाले के बारे में बात होगी है। क्या बोला जा रहा है उसके बारे में, सिट्स अपोजिट टू द वन, वो उस पर्सन के सामने बैठा हुआ है जो थर्ड राइट में बैठा है। किसके थर्ड राइट में बैठा है, हु सिट्स अपोजिट टू एस। मैं रिपीट कर देता हूं, कहता जो पर्सन एस के विपरीत बैठा है ना, एस के विपरीत कौन बैठा है, ये। इसके दाईं और तीसरे स्थान पे जो भी बैठा है, उसके सामने जो पर्सन बैठेगा उसको पिंक कलर पसंद है, मतलब आर को पिंक कलर पसंद है। रिपीट कर देता हूं, एस के सामने बैठे पर्सन के दाईं और तीसरे प्लेस के जो सामने पर्सन बैठा है उसको पिंक कलर पसंद है। अब क्लियर हो गया। और पिंक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी कि पिंक के सामने कौन सा कलर आ जाएगा, ग्रे कलर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको यूज कर लिया, वैनिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए अभी तक की। ओके हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। बढ़े आगे फिर, चलो। सी इज नॉट द नेबर ऑफ डी। सी डी का भी पड़ोसी नहीं है, सी ई का भी पड़ोसी नहीं था, डी का भी नहीं है। टी हु लाइक्स नाइदर पर्पल नॉर वाइट कलर डज नॉट फेस वेकेंट सीट। टी को जो है ना तो, एक तो टी वेकेंट सीट के अपोजिट में नहीं है, ठीक है, ना तो टी को क्या पसंद है, पर्पल कलर, ना ही उसको वाइट कलर पसंद है।
ठीक है, नहीं है पसंद। ओके, उसके बाद नाइदर एस नोर आर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। ले भाई, ये तो बढ़िया न्यूज़ मिल गई कि एस और आर किसी भी एक्सट्रीम एंड पे बैठे नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद डी फेसिस आर, डायरेक्टली गिवन हो गया कि डी जो है वो आर के अपोजिट में बैठा है, डी यहां पर आ गया। और डी के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि वो सी का नेबर नहीं है। ठीक है, वेकेंट सीट्स आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। जो भी दो वेकेंट सीट है ना, एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। लेट अस सपोज वेकेंट सीट यहां पर है, इसके सामने वेकेंट सीट नहीं आनी चाहिए। इस बात का ध्यान में रखिएगा, मैं रिकॉल भी करवा दूंगा, चाहे तो आप इसे साइड पे नोट डाउन भी कर सकते हो। 2 पर्सन बिटवीन सी एंड बी और बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। कहता सी और बी के बीच में दो लोग रहते हैं, ठीक है, और बी उस पर्सन के थर्ड राइट पे है जिसको ब्लैक कलर पसंद है। अब जिसको भी ब्लैक कलर पसंद होगा उसका थर्ड राइट बी होना चाहिए। ठीक है, अब ब्लैक के थर्ड राइट में अगर बी आएगा तो मुझे एक बात बताइए, सी तो डी का पड़ोसी है ही नहीं, तो सी कम से कम यहां से शुरू होगा बैठना ना। तो सी डी का पड़ोसी है, अगर मैं सी को यहां पर लेता हूं तो उसका थर्ड राइट बी यहां आ सकता है। ठीक है, और सी और बी के बीच में दो पर्सन है, मतलब ब्लैक जो है वो सी को पसंद होगा। ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं सी को यहां बिठा देता हूं, दो के गैप में बी बैठ गया, और बी जो है वो ब्लैक का थर्ड राइट है, मतलब ब्लैक बी का थर्ड लेफ्ट हुआ। तो अगर बी सी का थर्ड राइट है एक तरह से, तभी तो उनके बीच में दो का गैप है, तो यहां सी और यहां पर बी होगा, दो का गैप बन गया। और बी जो है वो ब्लैक वाले का थर्ड राइट है, मतलब ब्लैक वाला बी का थर्ड लेफ्ट होगा। अल्टीमेटली सी को ही तो ब्लैक कलर पसंद होगा। सी यहां नहीं आ सकता क्योंकि दो के गैप में बी नहीं आएगा, बट सी यहां जरूर आ सकता है, दो के गैप में बी यहां भी आ सकता है। तो ये पॉइंट मुझे होल्ड पे रखना पड़ेगा, अल्टीमेटली सी को ही ब्लैक कलर पसंद है। ठीक है, वैसे यहां से कंक्लूड हो गई थी चीज, मैंने कन्वे भी कर दिया था आपको कि सी और बी के बीच में दो पर्सन है, तो ब्लैक वाला बी के थर्ड राइट पे ही होगा, ब्लैक वाला सॉरी बी जो है वो सी के थर्ड राइट पे ही होगा, या सी जो है बी के बीच में दो पर्सन, कैसे भी बोल लो, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड ही हैं, दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन। आगे देखिए, द वन हु लाइक्स वायलेट कलर फेसिस द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। ब्लू के सामने वायलेट आएगा, ब्लू के सामने लो भाई वेकेंट सीट गई एक हाथ से, यहां पर वायलेट कलर। क्या हमने सी की पॉसिबिलिटी यहां ली थी? नहीं, सी यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता है। वॉलेट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा गिवन है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। द पर्सन हु लाइक्स रेड कलर एंड ग्रे कलर आर एडजेसेंट टू ईच अदर। रेड और ग्रे ग्रे एडजेसेंट है, ठीक है, बट रेड तो अरेंज हो गया या ग्रे अरेंज हो गया, रेड यहां भी आ सकता है, रेड यहां भी आ सकता है। होल्ड पे ही रखना पड़ेगा भाई, केसेस क्रिएट कर रहे हो तुम तो। वेकेंट सीट ऑफ रो 1 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। रो वन ये थी, ये रो 2 है। रो 1 की जो खाली सीट है वो डी की पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां और यहां नहीं आएगा, तो वेकेंट सीट या तो रो 1 की ये वाली होगी या तो ये वाली होगी। ठीक है, क्यू सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। क्यू जो है वो चरम छोर पर है, और क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि क्यू और वेकेंट सीट के बीच में दो पर्सन आएंगे। अगर क्यू यहां पर है, दो के गैप में वेकेंट सीट आ सकती है। क्यू यहां पर है, दो के गैप में वेकेंट सीट आ सकती है। चलो आगे देखिए, हाँ इसको होल्ड पे रख लेते हैं। डी जो है वो पड़ोसी नहीं है वेकेंट सीट का। आगे, आर डज नॉट लाइक रेड एंड ग्रे कलर। ये तो फालतू में ही गिवन है, आर को तो पिंक कलर पसंद है ऑलरेडी। वेकेंट सीट ऑफ रो 1 डज नॉट फेस एस, नहीं आ रहा, ये भी फालतू में गिवन है। ऑल्सो डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। रो 1 की जो वेकेंट सीट है वो एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं है, मतलब वेकेंट सीट जो है ये होगी रो 1 की। मैं रिपीट कर देता हूं कैसे, क्योंकि हमें ये गिवन था कि जो वेकेंट सीट है ना रो 1 की, वो किसकी पड़ोसी नहीं है? डी की। ब्लू के सामने तो ऑलरेडी वॉयलेट है, तो वेकेंट सीट जो है या तो ये बनती या तो ये बनती, बट रो 1 की जो वेकेंट सीट है वो कॉर्नर पे नहीं है, तो वेकेंट सीट जो है रो 1 की यहां पर आई। अगर वेकेंट सीट यहां पर है तो दूसरी वेकेंट सीट ये नहीं होगी, मतलब क्यू यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्यू और वेकेंट सीट के बीच में दो पर्सन आने चाहिए। अगर क्यू यहां लेते, दो के गैप में यहां पर वेकेंट सीट बनती, बट एक रो की वेकेंट सीट दूसरी रो की वेकेंट सीट के सामने है ही नहीं, तो अल्टीमेटली हमें क्यू का भी आइडिया हो गया। दो के गैप में यहां पर कौन आ गई? वेकेंट सीट।
रो 2 की भी वेकेंट सीट का पता चल गया। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, चलो उसके बाद कहां पर थे हम? हाँ, सी को ब्लैक कलर पसंद था, ध्यान से समझना। तो सी यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये तो खाली है, वेकेंट सीट है। सी को तो ब्लैक कलर पसंद है तो सी यहां पर होगा, उसको ब्लैक कलर पसंद होगा, उसके दो के गैप में यहां पर कौन आ जाएगा? बी। और बी को कौन सा कलर पसंद है? येलो। ये देखो ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपने इसे भी यूज कर लिया, चाहे आप क्रॉस चेक कर लेते हो, ब्लैक कलर के थर्ड राइट पे बी बैठा हुआ है। ठीक है, इसको भी यूज कर लिया हमने। ओके, इसको भी यूज कर लिया। ई और सी पड़ोसी नहीं है, ई यहां पर नहीं आएगा तो ई यहां पर आएगा, ए यहां पर आ जाएगा। इसको भी यूज कर लिया, सी डी का पड़ोसी नहीं है, ये भी यूज हो गया। ठीक है जी, टी जो है वो वेकेंट सीट के सामने नहीं है। टी वेकेंट सीट के सामने नहीं है तो टी यहां पर हो गया, यहां पर हो गया पी। चलो इसका भी किस्सा खत्म। पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई, अब रह गए इनके कलर्स। कलर्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? रेड और ग्रे एडजसेंट है, ई को रेड कलर पसंद है। ठीक है, इनके बारे में, ये कलर्स के बारे में। क्यू को पर्पल और पिंक, पर्पल के बारे में सोचते हैं क्योंकि पिंक तो आर को पसंद है। टी को भी पर्पल पसंद नहीं है, क्यू को भी पर्पल नहीं पसंद, तो पी को पर्पल पसंद होगा। ठीक है, पर्पल। टी को वाइट नहीं पसंद तो क्यू को वाइट पसंद होगा। वाइट डिस्कस नहीं हुआ ना अभी तक। जो कलर रह गया यहां पर आ जाएगा। भाई कौन सा कलर है देखने की नीड नहीं है, क्वेश्चन पे देखेंगे। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस वेकेंट सीट ऑफ रो 2? जो रो 2 की वेकेंट सीट के सामने है। रो 2 की वेकेंट सीट के सामने कौन है? बी। इसका सेकंड राइट कौन है? ई। और जिसको रेड पसंद है ई गिवन है। टी को कौन सा कलर पसंद है? अब टी के बारे में तो कलर था ही नहीं, देखो नया कलर कौन सा है? ग्रीन ही है, क्योंकि बाकी सारे डिस्कस हुए हैं ग्रीन के अलावा। ई रिलेटेड टू वेकेंट सीट ऑफ रो 1। ई का रिलेशन उसी रो में, रो 1 की वेकेंट सीट से रिलेटेड है, मतलब ई और उसके बीच में 2 का गैप है। एनोलॉजी है। टी का रिलेशन पी के साथ है, टी का रिलेशन पी के साथ है, 2 का गैप है, मान लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेम पैटर्न वेकेंट सीट ऑफ रो 2 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रो 2 की जो वेकेंट सीट है उसके 2 के गैप में देखो कौन आ रहा है? क्यू या जिसको वाइट पसंद है। क्यू या वाइट? क्यू गिवन था। हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर? व्हाइट कलर का डायगोनली अपोजिट कौन है? ई या रेड कलर? डी ऑप्शन। कौन सा ट्रू है पी से रिलेटेड? पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। पी टी का सेकंड राइट है, गलत, थर्ड है। पी जो है वो नेबर नहीं है इसका, गलत है, वो तो है थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। पी आर का नहीं, सेकंड राइट है, ये गलत हो गया। पी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन है, गलत, ये सही हो गया। और क्या? पी सीट्स अपोजिट टू द वेकेंट सीट ऑफ रो 1, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो करने का तरीका भी देखते रहा करो। ओके, चलो कनेक्ट करना आना चाहिए बस। और क्या था? अपने 2 सेट्स रहते हैं अभी, इनपुट आउटपुट भी है। इनपुट आउटपुट चलो लास्ट में करवाऊंगा, पहले ये वाला पजल कर लेते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, काफी दिन के बाद क्लास लो तो ऐसा ही होता है। एक सेकेंड, हाँ तो क्या गिवन है? 4 पर्सन्स हैं, नाम दे दिए गए, वॉक टू देयर होम फ्रॉम अ जंक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शन। 4 पर्सन एक जंक्शन से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, और ये देखो उनकी जर्नी भी स्टार्ट हो गई। तो एक जंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, इस सेंटर में ही मान लो जंक्शन। अब पता भी नहीं है ना फ्रेम कैसा बन जाए। ये जंक्शन मान लो, ठीक है। तो Z गोज 7 मीटर इन द नॉर्थ टू रीच पॉइंट के। इस जंक्शन से क्या है, Z जाता है नॉर्थ में 7 मीटर के लिए। ये Z ने अपनी जर्नी शुरू की यहां से, 7 मीटर गया, ठीक है, ये Z ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद किस पॉइंट पर पहुंचा? K पर पहुंचा, ये बिंदु K हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ही टर्न्स राइट एंड गोज 11 मीटर टू रीच पॉइंट I। यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया, राइट टर्न लिया, और पॉइंट I तक पहुंचा 11 मीटर चलने के बाद। ये 11 मीटर चला, ये पॉइंट I हो गया, ठीक है। उसके बाद नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 14 मीटर टू रीच पॉइंट H। इसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, 14 मीटर चला,
एच तक पहुंच गया, ठीक है, ये हो गया पॉइंट एच। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट एंड गोज 20 मीटर टू रीच पॉइंट जे। इसके बाद उसने राइट टर्न लिया, जे तक पहुंचा 20 मीटर चलने के बाद, 20 मीटर पॉइंट जे। भाई इसके बाद लेफ्ट टर्न ना बोल दियो। हाँ, फाइनली राइट टर्न लिया, 18 मीटर चला और अपने घर पहुंचा। 18 मीटर देखो कैसे काउंट करना है, 14 तो यही हो गया, चेक पॉइंट बनाओ और 3 एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। अगर 3 एक्स्ट्रा ले रहे हो तो यहां पर भी चेक पॉइंट बना दो, ये 3 और ये 4, टोटल हो गया 7, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये इसका घर, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस जेड के बारे में इंफॉर्मेशन थी, कहीं भी डाउट है एक बार आप रिवाइंड करके देख लेना। जगह मिल जाए बस मुझे फ्रेम ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। चलो चलें आगे। 18 मीटर टू रीच होम, अरे 18 मीटर था ना, ये गलत ले लिया मैंने, 18 मीटर था, 4 ऊपर 3 नीचे लेना है। कौन सा पेन था ये, 4 ऊपर ले लो 3 नीचे ले लो, ये जेड का घर है, ओके। चलो अब किसकी बारी आ जाती है, वाई की। वाई गोज 9 मीटर नॉर्थ टू रीच पॉइंट एन। वाई जो है वो नॉर्थ में गया टू रीच पॉइंट एन, नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। चलो वाई को लेके चलते हैं 9 मीटर नॉर्थ में, ये 7 था, अब वाई चला 9 मीटर, ये 9 मीटर हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बिंदु एन पर पहुंचा, पॉइंट्स मार्क करते रहना कौन सा पॉइंट कहां पर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ही टेक्स हिज लेफ्ट एंड गोज 26 मीटर टू रीच पॉइंट जी। 26 मीटर चला है भाई, ये 26 मीटर हो गया, ये पॉइंट जी है, ओके। उसके बाद देखो क्या हुआ, टेक्स 2 कंसेक्यूटिव राइट एंड गोज 9 मीटर एंड 15 मीटर टू रीच पॉइंट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। 2 क्रमांगत उसने दाएं मोड़ लिए, 2 कंसेक्यूटिव राइट टर्न। पहला राइट टर्न लिया 9 मीटर चला, ठीक है, ये 9 मीटर चला। दूसरा राइट टर्न लिया, कितना चला, 15 मीटर, ये 26 है तो ये 15 मीटर, ओके। अगर ये 15 है तो बाकी उसके पास कितना बच गया, 11 बच गया। अब यहां पर है, अब इनके नाम क्या क्या रखे गए हैं, एल एंड एम रिस्पेक्टिवली, ये एल है और ये एम है, ठीक है। उसके बाद फाइनली टेक्स हिज लेफ्ट एंड 8 मीटर टू रीच हिज होम। यहां से उसने एक बायां मोड़ लिया, 8 मीटर चला और अपने घर पहुंचा। कौन, ये वाई के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब आगे पता नहीं कैसा फ्रेम बने और बनाने में दिक्कत होगी। अब देखो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, एक सेकंड लगा के इसको रिफ्रेज कर दूं, क्योंकि ये देखो ये 14, ये 7, 21 बना, ये देखो 9 और 9 18, और 8 मैं कहाँ पर ले गया हूँ, 18 मतलब इसका इसके साथ कनेक्शन हो सकता है ना, तो इसको मुझे नीचे रखना पड़ेगा। ये आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा हुआ तो मैं रिफ्रेज कर दूंगा, अगला मैं ध्यान से बनाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, ये देखो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इससे बेहतर है इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना डायरेक्शन टेस्ट में, हो जाएगा नो डाउट, इजीली हो जाएगा। बट डिसीजन मेकिंग आफ्टर ऑल आपकी है कि सिटिंग पजल पहले करना है या डायरेक्शन वाला पजल पहले करना है। W गोज 18 मीटर साउथ टू रीच पॉइंट Y। W साउथ में गया 18 मीटर, ठीक है, ये W के लिए, रीच पॉइंट V, ये V बिंदु हो गया। उसके बाद क्या हुआ, टेक्स इज राइट एंड गोज 13 मीटर, यार फिर से राइट आ गया ना, चलो देखी जाएगी, या इसको मैं रिफ्रेज कर ही देता हूँ, एक सेकंड लगेगा। 9 26 9 15 8, ठीक है, बस 10 सेकंड दीजिए। ये 4 3 7, ये 9 बना दीजिए, ये 7 हो गया और ये 2 9, कौन सा पॉइंट था ये, एन, इधर 26, ठीक है, ये 26 मीटर, यहाँ पर क्या था जी, फिर 2 कंसेक्यूटिव राइट टर्न थे ना, 9 और 15। अब देखो
यहाँ तक आप चेक पॉइंट यहाँ लगा सकते हो, ये 2 है, बाकी कितना रह जाएगा 12। अब उसने 9 जाना है, ये 9 मार्क करिए, ठीक है, ये 9, सॉरी ये 2, ये 9 और 2 11, और बाकी कितना बच गया 3। मतलब ये एल पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन में है। थोड़ा एडजस्ट करना भाई, क्योंकि आपको भी ऐसे ही एडजस्ट करना है एग्जाम के अंदर। अब 15 मीटर राइट टर्न, ये 15 हो गया, इसको एल और इसको क्या नाम दिया था एम का रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ से एक लेफ्ट टर्न लिया 8 मीटर, यहाँ पर पहुँच गया था कौन वाई। अब 8 मीटर ये ले लिया, तो मतलब यहाँ पर 3 और 5 का बफर बना देना, ये 3 ये वाला हो गया, बाकी ऊपर 5 मीटर, ठीक है। ये वाला स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ये रेफरेंस के लिए खींच रहा हूँ, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो, मतलब ये 3 है और ऊपर की तरफ हो गया 5, और ये 15 है और ये कितना हो गया 11, ठीक है। चलो अब 18 मीटर साउथ में आया था कौन, तीसरा पर्सन, ये डब्ल्यू के लिए कर रहे हैं। वी पर पहुंचा, नाउ ही टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 13 मीटर टू रीच पॉइंट टी। यहां से वो दाईं ओर मुड़ा 13 मीटर के लिए। ये देखो ये 11 था, ये 11 चेक पॉइंट आप बना सकते हो, ये 11 और ये 2 13, ठीक है। कौन से बिंदु पर पहुंचा वो, टी बिंदु पर, ये पॉइंट टी है। उसके बाद देखो हुआ क्या, ही टेक्स लेफ्ट एंड गोज 14 मीटर टू रीच पॉइंट आर। यहां से वो 14 मीटर चला, कौन सा बिंदु है ये आर, ठीक है। उसके बाद ही टेक्स 2 कंसेक्यूटिव राइट गोज 6 मीटर एंड 17 मीटर टू रीच एस एंड यू। 6 और 17 मीटर। अब 6 और 17 कैसे लेने हैं, ये देखो मैं 14 को इस तरफ लिख देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये 14 मीटर है, ठीक है। अब देखो ये कितना कवर हुआ था 13, 2 यहां पर एक्स्ट्रा था, 11 और 2 13। अब कौन सा लेना है 6 मीटर, फिर भी यहां इससे पहले ही रुक जाएगा ये, ठीक है। ये 6 मीटर हो गया, ओके। 11 और 2 13, 13 और 6 19, ये टोटल कितना था 26। मतलब इसके पास अभी स्पेस पेंडिंग है। 11 ये चल आया था, 2 यहां तक हो गया, ये देखो। उसके बाद कितना चल के आया 6, मतलब इसके पास अभी 9 एक्स्ट्रा है, ओके। 6, 2 राइट टर्न थे ना, और दूसरा कितना है 17 मीटर, ये 17 मीटर हो गया। ये 14 और 3 17। तो इन 2 पॉइंट्स को उसने किस किस का नाम दिया है, एस एंड यू रिस्पेक्टिवली। ये एस और ये यू, क्या बना दिया ये इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी का। चलो फाइनली हो गोज, आगे भी था ये 12 मीटर वेस्ट में भी गया वो। चलो इसको बाद में देख लेंगे कितना डायरेक्शन रह गया। ये था किसके लिए, डब्ल्यू के लिए, ठीक है। कौन कौन हो गया, जेड वाई डब्ल्यू, ये तीनों हो गए, एक ही रह गया एक्स रह गया बेचारा। एक्स गोज 9 मीटर ईस्ट टू रीच पॉइंट एफ, ईस्ट में गया 9 मीटर, ठीक है। अब इसका और इसका देखना पड़ेगा रिलेशन, ये है बिंदु एफ, ओके। उसके बाद डिफरेंट पेन यूज़ करता हूँ, उसके बाद डिफरेंट पेन यूज़ करता हूँ, ओके। नाउ ही टेक्स हिज राइट एंड वॉक्स 27 मीटर टू रीच पॉइंट सी। 27 मीटर, ये देखो 18 और 14 32 है, ये पहले 18 लेके आए, ठीक है। और इसमें से काट दो कितना 27 है, मतलब 9 मीटर और लेके आना है यहां तक, ओके। मतलब इससे पहले आ जाए, 14 में से ये मान लो ये 9 हो गया और ये 5 हो गया, ओके। चलो ये 9 मीटर, कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट सी हो गया। उसके बाद देखिए आफ्टर दैट ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड गोज 15 मीटर टू रीच पॉइंट डी। यहां से 15 मीटर, 2 ये वाला, ये देखो 2 ये वाला, 13 और लेगा, मतलब 20 में से 7 और काट दो। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया इन्होंने, डी का नाम दे दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, टेक्स लेफ्ट एंड गोज 11 मीटर टू रीच पॉइंट ई। 11 मीटर, ये 9 है और 2 11, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया। फाइनली गोज 14 मीटर ईस्ट टू रीच होम, ये 14 मीटर ईस्ट में गया। ये किसके लिए होगा, एक्स के लिए हो गया। चलो सभी को अपने अपने घर पहुंचा दिए। देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग रहा,
बनाने में ही, ये सारा डिज़ाइन करने में, तो मेरे अकॉर्डिंगली अवॉइड करने वाला क्वेश्चन है। बाकी डायरेक्शन टेस्ट ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्रिकी आएगा, इजी लेवल के भी हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे जिनको सिटिंग और पजल से टफ लगता है, सिटिंग पजल टफ लगता है, वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ओके, चलो जी, अब फाइनली आते हैं किसके ऊपर, हु एंड्स अप द फारदेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सबसे दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ये तो सारी डायमेंशन आपको मेजर करनी ही पड़ेंगी। अब ये देखो इसने कितना ट्रैवल किया ओवरऑल जर्नी, 11 और 7 18, 18 और 14 कितने हो गए 32, 32 और 20 कितने हो गए 52, 52 और 18 कितने हो गए 60। इसने किया 60 ट्रैवल। इसका देख लेते हैं वाई का, ये कितना था 9, 9 और 26 कितना हो गया 35, 35 और 9 44, 44 और 15 59, 59 और 8 कितना हो गया 67। इसने ट्रैवल किया 67। अभी तक के लिए तो वाई आंसर है, सबसे फारदेस्ट देखना है ना हमने। इधर आ जाओ, ये 18, 18 और 13 कितने हो गए 31, 31 और 14 कितने हो गए, ऐसे भी कर सकते हो, ये वाली W से भी शुरू कर सकते हो, 18 13 31, 31 और 14 ऐसे भी कर सकते हो, 45, 45 और 6 51, 51 और 17 68, 68 और 12 80। इसने 80 मीटर ट्रैवल किया। अभी तक के लिए तो फिर W है ज़्यादा दूर, इधर ट्रैवल कर लिया, ये तो नहीं होगा, ये तो कम ही दिखाई दे रहा है। 9 और 27 36, 36 और 15 51, 51 और 11 62, 62 और 14 कितने हो गए 76। तो सबसे दूर कौन है, ये W ही है बेचारा, ABCD। अच्छा W, इसमें मैंने चेंज नहीं किया ऑप्शन, ये W आएगा, ठीक है, ये X है, ये Y है, ये Z है, ठीक है, W आंसर आएगा। चलो ओड वन आउट, L और F। हाँ जी, L ये रहा, F ये रहा। L F के नॉर्थ वेस्ट में है, एक ऑप्शन से तो पता नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पर पहला दूसरे के नॉर्थ वेस्ट में है। V और C देखिए, क्या V C के नॉर्थ वेस्ट में है, C कहाँ पर बैठा है ये है, V कहाँ पर बैठा है ये है, ये देखो V C के नॉर्थ वेस्ट में है, वैलिड है। तीसरे ऑप्शन पे है ये TU, क्या TU का नॉर्थ वेस्ट है, T ये बैठा है, U कहाँ है फिर भाई, U को ढूंढो, U ये है, TU के साउथ ईस्ट में आ रहा है, मतलब C ऑप्शन आंसर है। इसके अलावा बाकी सारे में क्या है, पहला पर्सन दूसरे के नॉर्थ वेस्ट में है, चाहे NE को पकड़ लो, N यहाँ पर है, E यहाँ पर है, NE के नॉर्थ वेस्ट में है, ऐसे ही पांचवा ऑप्शन है। कौन सा सही नहीं है ये देखना है। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम F टू E इज 53 मीटर, F से E में टोटल डिस्टेंस 53 मीटर है। चेक करें, 18 9 27, 27 और 15 कितना हो गया 27 और 15 42, 42 और 11 53 मीटर, ये तो बिल्कुल सही है। हमें गलत वाला सही बताना है, कौन सा सही नहीं है। Z का होम X के नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, पहले ये चेक कर लो, क्या Z का घर X के नॉर्थ वेस्ट में है, Z का घर X के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट इधर, मतलब ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस काउंट करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन ये वाला देखो कितना है 11 और 20 31, यहाँ से यहाँ कितना है 31, ये चेक करो कितना है 9 और 15 24, 24 और 14 कितना हो गया 38, ये 38 है। अगर ये 38 है, ये 31 है, तो Z X के नॉर्थ वेस्ट में तो आएगा, बिल्कुल ठीक है। और Z जो है साउथ ईस्ट में है Y के घर से, Z जो है Y के घर से साउथ ईस्ट में है, ये भी बिल्कुल सही है, हमें गलत वाला चूज करना है। T जो है वो I के साउथ वेस्ट में नहीं है, T जो है वो I के साउथ वेस्ट में नहीं है, नहीं है तो है, मतलब ये वाला गलत हो गया, और गलत वाला ही हमें चूज करना था। ओनली थर्ड इज द आंसर। टोटल डिस्टेंस बिटवीन V एंड U वो सेम है, V और U के बीच में पहले डिस्टेंस देख लो कितना है, कहाँ है भाई V और U, ये रहा। V और U के बीच में डिस्टेंस मेजर कर लो, 13 और 14 27 और 6 33, 33 और 17 कितना हो गया 50। V और U में कितने का डिस्टेंस है 50 का, तो सेम डिस्टेंस होगा डैश एंड डैश में, H और K में। H और K में चेक करो क्या 50 का फर्क आ रहा है, ये देखो पहला तो नहीं है 25 का है, पहला गलत। N और M में चेक करो, हाँ जी N M यहाँ पार्ट है, ये देखो
एन और एम में चेक करो, ये 26 और 9 कितना हो गया, 35 और 15 50, ये बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन आंसर। z फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, z स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, z स्टार्टिंग पॉइंट से 60 मीटर दूर है, ठीक है 60 मीटर, यही होगा फिर बिटवीन 55 एंड 65 मीटर, ठीक है। और हमने एक्यूरेटली मैच किया भी था। चलो भी ये हो गए इस सेट के, ये देखो आंसर्स मैच करते रहना। अब इसमें तो अरेंजमेंट क्या ही मैच करोगे, अरेंजमेंट के बिहाफ पे तो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आंसर्स इनके मैच करते रहना। ओके, बड़े अगले के ऊपर। हाँ, एक रह गया अब हमारे पास इनपुट आउटपुट का सेट। इनपुट आउटपुट भाई ध्यान से करना, ये आपको फ्री के नंबर देता है, ठीक है। जजमेंट लेनी है, आउटपुट अंडरस्टैंड करनी है ध्यान से। तो सबसे पहले अगर यहां पर देखें, हमें लास्ट स्टेप गिवन है, स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। ओके, अब लेटर्स या वर्ड्स तो हमारे पास सेम है ही नहीं। अब ध्यान से देखिए स्टेप नंबर 5 के अंदर, क्योंकि सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता है, आउटपुट की जजमेंट लेना। क्योंकि जब तक आपको गिवन फॉर्मेट की आउटपुट ही क्लियर नहीं है, तो जो इनपुट आपको दी गई है जब तक आप उसकी आउटपुट ही नहीं बनाओगे तो स्टेप्स कहां से क्रिएट कर लोगे। क्योंकि आपके जितने भी स्टेप्स बनते हैं आपकी आउटपुट को देखते हुए बनते हैं, तो आउटपुट समझ में आनी चाहिए ना। तो आउटपुट में अगर हम रियलाइजेशन करें, नो डाउट वर्ड डिफरेंट है, यहां पर वर्ड डिफरेंट है, बट एक चीज का हम आइडिया लगा सकते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से पहले सारे वो वर्ड्स हैं जिसमें 3-3 लेटर्स हैं, फिर उसके बाद वो वर्ड्स हैं जिसमें 4-4 लेटर्स हैं। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप इस चीज को। अब सबसे पहले कौन सा वर्ड आया यहां पर, AKS, तो पहले हम मैच करके देखेंगे क्या ऐसा यहां पर इनपुट में ऐसा वर्ड गिवन था जिसमें AKS ये तीनों वर्ड आ रहे हो, लेटर आ रहे हो। ये देखो आस्क, सबसे पहले यही आया, ठीक है। उसके बाद कौन आया, ABY मतलब ये देखो बे का क्या बन गया, ABY। तो मैं ये कह सकता हूं पहले आस्क वर्ड आया, उसके सारे लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए। ये चेक कर लो, ए के बाद के आता है, के के बाद एस आता है, फिर ए के बाद वाला वर्ड कौन सा है, बे वर्ड आया, उसके भी अल्फाबेटिकली हो गए। बे के बाद देखिए कौन आ रहा है यहां पर, एरा, ठीक है। बे के बाद एरा मतलब AER, ये देखो AER भी आ रहा है। मतलब के इनपुट के अंदर जितने भी वर्ड्स थे, ठीक है, 3 लेटर वाले, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया, उनको अल्फाबेटिकली तो अरेंज किया, साथ के साथ उनके बीच के लेटर्स को भी अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। तो सबसे पहले हम उन वर्ड्स को पिक कर लेते हैं, मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट जनरेट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको आउटपुट ही बनानी है। अल्फाबेटिकली अगर हम अरेंज करें तो अल्फाबेटिकली ये देखिए 3-3 लेटर वाले वर्ड कौन से हैं, 10, कार, येन, एंड और इंक, ये 5 हैं। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले एंड आएगा, कार आएगा। कार को भी फर्दर क्या अरेंज करेंगे हम, ACR, गॉट इट, ठीक है। ऐसे ही 5 वर्ड्स अरेंज कर देते हैं। कार के बाद कौन आएगा, एंड का मतलब DEN, ओके, डेन, ओके। उसके बाद कौन आ जाएगा, एंड के बाद इंक का मतलब IKN। नेक्स्ट, इंक के बाद कौन सा वर्ड आ जाएगा, 10 का क्या बन जाएगा, ENT, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं बचेगा आगे, थोड़ा इधर करके लिख रहा हूं मैं। क्या क्या लिखा है, ACR DEN IKN ENT, चलो। और उसके बाद कौन सा बन के आया, यन में क्या आ जाएगा, ENY। ये तो हो गए 3-3 लेटर वाले वर्ड, ठीक है, यहां तक। अब ये आ रहा है, उसके बाद 4 लेटर वाले वर्ड यूज हो गए, AINR, रेन। ये देखो रेन का क्या बना, AINR। रेन के बाद कौन सा वर्ड आया, IPSU मतलब ये क्या वर्ड बना, IPSU या LPSU होगा प्लस। रेन से पहले कौन आता है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस या डिक्शनरी के हिसाब से रेन से पहले प्लस आया। प्लस से पहले देखो कौन आएगा यहां पर, जोइन देखो, ये देखो IJNO। तो यहां पर क्या है, जितने भी वर्ड्स थे 4 लेटर वाले, उनको डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से रिवर्स सीक्वेंस में है अरेंज किया गया, और उनको भी विद इन द वर्ड अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट कर दी उनकी भी, ठीक है।
मतलब पहले डिक्शनरी में जो सबसे लास्ट में आएगा उसको पहले पिक करो। 4 लेटर वाला है कौन सा? ओनली, मस्ट, लैंड, अवे एंड नेक्स्ट। अल्फाबेटिकली या डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से सबसे आखिरी में कौन आएगा? सबसे आखिरी में आएगा नेक्स्ट। अब इनके लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, मतलब क्या बनेगा? ENTX। ओके, अब नेक्स्ट से पहले कौन बैठा होगा? सॉरी, ओनली वर्ड आएगा। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। समझा रहा हूं ना भाई, हो जाता है, मैं भी इंसान ही हूं। इसमें क्या बनेगा सबसे पहले? LNOY। उसके बाद आएगा ओनली से पहले कौन बैठा होगा? नेक्स्ट बैठा होगा। नेक्स्ट मतलब ENTX। नेक्स्ट से पहले कौन आएगा? M वाला। मस्ट का क्या बन जाएगा? MSTU। अल्फाबेटिकली M MSTU। MSTU से पहले कौन बैठा होगा? लैंड। लैंड मतलब ADLN। ADLN। और इसके बाद आ जाएगा अवे। अवे मतलब AAY, सॉरी WY। AAWY। क्या कर रहा है भाई, क्यों बेइज्जती करा रहा है? चलो, हो गए भाई अरेंज। आउटपुट तो बन गई, ऐसे ही यही है, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, लास्ट में देख लो, गोल्ड बैंक, बैंक का बना हुआ है ABKN, बिल्कुल ठीक है। अब आउटपुट बनाने के बाद या अंडरस्टैंड करने के बाद हमारा मेन टारगेट क्या होता है? फर्स्ट स्टेप पे स्विच करना। फर्स्ट स्टेप में हम ये अरेंजमेंट देखते हैं ना, कौन से वर्ड्स अरेंज हो रहे हैं। अब देखो कौन अरेंज हो रहा है? AKS आया, मतलब आउटपुट के अकॉर्डिंगली जो सबसे पहला वर्ड है वो सेंटर से अरेंज हो रहा है। ये देखो, अगर ये 10 वर्ड थे, ठीक है, 4 इधर रख दिए, 4 उधर रख दिए, सेंटर से अरेंज होते आ रहे हैं। ये देखो, पहले AKS, उसकी पोजीशन शिफ्ट होती आ रही है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और यहां से कौन आ रहा है? ABKN, मतलब जो पहला और आखिरी वर्ड है वो सेंटर से अरेंज होना शुरू हो रहे हैं। AKS ABKN यहां पर आए, बाकियों को शिफ्ट कर दिया। फिर इसके बाद आएंगे दूसरे स्टेप में, देखो ABY और DGLO। ये देखो ABY यहां से शिफ्ट कर दिया, DGLO यहां पर आया, यहां से शिफ्टिंग कर दी। मतलब पहला और आखिरी वर्ड पिक होंगे। पहला और आखिरी वर्ड, तो मतलब यहां से मैं शुरू करने वाला हूं डायरेक्टली अपना स्टेप नंबर 1। लिखना भी क्यों है, सिंपली लिखो स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहले कौन आएगा? ACR, और एंड में कौन जाएगा? AAYW। मतलब सेंटर में आ जाएगा ACR और उधर आ जाएगा AAWY। अब देखो आपको करना कैसे है। ACR किसको अरेंज करके आया? कार को। AAWY किसको अरेंज करके आया? अवे को। इनके अलावा सारे वर्ड्स एज इट इज लिख दो। ठीक है, मतलब ACR यहां पर आया, 4 वर्ड्स की स्पेस छोड़ दो, 1 2 3 4, मतलब लैंड से पुश कर देगा, क्योंकि सेंटर के 2 प्लेसेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। अगर 12 वर्ड होते तो 5 वर्ड को इधर रखते, 5 को उधर रखते, बीच में पहला और आखिरी वाला। समझ में आ गई बात? तो लैंड से यहां से स्विच कर दो सभी को। लैंड आ गया, लैंड के पहले कौन बैठा हुआ है? मस्ट। ओके, मस्ट से पहले कौन आ रहा है? ओनली। ओनली से पहले कौन आ रहा है? 10। कैसे मर्जी लिखो, लोअर केस में, अपर केस में, हार्डली मैटर्स। अब यहां से लैंड के बाद वाले लिख दो, कौन आ गया? यन। इसको तो हमने अरेंज कर ही लिया है। फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद कौन आ गया? एंड। फिर कौन आ गया? इंक। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास दूसरा स्टेप। फिर से अंडरस्टैंड करते हैं, कौन आएगा? अब किसकी बारी होगी? डेन की, और इधर से ADLN। किसकी जगह? इधर डेन आ गया और इधर क्या आ गया? ADLN। कोशिश करना वर्ड के नीचे वर्ड ही लिखो। ठीक है, बस इसको अंडरस्टैंड करके चलना है। डेन जो है वो किसको अरेंज करके आया? एंड को अरेंज करके आ गया। ना तो आपको एंड वर्ड लिखना है, नहीं लिखना अब। ठीक है, ना तो आपको ADLN किसकी जगह आया? लैंड की जगह, इसको भी नहीं लिखना। अब ACR शिफ्ट कर दो। ठीक है,
ये हो गया ACR। लैंड का तो ADLN बन गया, इसके अलावा लिखो मस्ट, उसके पहले ओनली, फिर कौन हो गया 10। अब डेन मतलब एंड नहीं लिखना, शिफ्ट कर दो, AAWY एन, ये हो गया नेक्स्ट, उसके बाद आ गया इंक वर्ड। समझ आ रहा होगा? कमेंट कर दिया करो अगर चीज़ें क्लियर होती हैं ना। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ इतना, बट कमेंट कर ही दिया करो। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं बोलूँगा। जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही ठोक दोगे, बट कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि जो भी चीज़ें मैं कन्वे करता हूँ वो आपके भेजे में घुस रही हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। ओके, चलो उसके बाद किसकी टर्न आएगी? IKNMSTU, तीसरे स्टेप में IKNMSTU। अब IKN किसको यूज करके आया? इंक को, मतलब इंक हमने रिपीट नहीं करना। MSTU ये आया मस्ट को रिप्लेस करके। यहां मस्ट नहीं लिखेंगे, उधर इंक नहीं लिखेंगे, बाकी कर दो शिफ्टिंग, DENACR, उसके बाद ओनली वर्ड, फिर 10 वर्ड। उधर आ जाइए, ADLN AAWY, आगे क्या आ जाएगा? YN और नेक्स्ट, क्योंकि इंक का तो हमने IKN कर ही दिया है। अगर आपको अंडरस्टैंड हो गए हम कर क्या रहे हैं, स्टेप्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, टाइम मत वेस्ट करो, फॉरवर्ड कर दो आगे, ठीक है। बाकी अगर अभी भी कंफ्यूजन आ रही है किसी को भी, वीडियो देखते रहो। चलो अब किसकी टर्न आएगी? ENTX, इसकी जगह ENT और ENTX। ENTX किसको करके बना? नेक्स्ट को, मतलब नेक्स्ट नहीं लिखेंगे और 10 नहीं लिखेंगे, बाकी कर दो शिफ्ट, IKNDENACR। हाँ, इसका बेनिफिट एक और बताता हूँ, ध्यान से समझना। MSTU से कर दो MSTU ADLN, ठीक है, AAWY YN। अब किसकी बारी आ जाएगी? ENY की बारी आ जाएगी, LNOY की बारी आ जाएगी, फाइनली आउटपुट पे पहुंच जाओगे। मतलब ये है आपका 5th स्टेप, मतलब कि आपकी आउटपुट आपको दोबारा से मेंशन करने की इनको नीड नहीं है। समझ में आ गई बात? यही मेरी आउटपुट है। करो, क्वेश्चन करते हैं। पोजीशन ऑफ ACR इन स्टेप 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। 4th स्टेप में ACR की लोकेशन क्या है? सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से ही बतानी है। 2, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बिटवीन येन एंड डेन इन स्टेप 2? स्टेप 2 में येन और डेन के बीच में, स्टेप 2 में येन और डेन के बीच में, डेन और येन के बीच में 2 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, 2 वर्ड्स। 4th फ्रॉम द राइट इन स्टेप 5, स्टेप 5 में 4th फ्रॉम द राइट कौन है? ENTX, सी ऑप्शन। 3rd टू द लेफ्ट ऑफ नेक्स्ट इन स्टेप 3, स्टेप 3 में नेक्स्ट का 3rd लेफ्ट। स्टेप 3 में देखो नेक्स्ट आ रहा है जी, बिल्कुल है, उसका 3rd लेफ्ट कौन है? 1 2 3, ADLN। ये देखो, अगर आपका एक्यूरेट होता है ना तो अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन में वो एग्जैक्ट आंसर भी मिलता है। हाउ मेनी वर्ड्स आर स्टार्ट्स विद वोवल इन स्टेप 4? स्टेप 4 में वोवल से देखो कौन कौन शुरू हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स ऐसे हैं जो वोवल से शुरू हो रहे हैं। ई ऑप्शन, ऑप्शन में गिवन था, ठीक है जी। ये भी 5 का सेट, अब ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है, ठीक है। कोई बात आती है भाई, ये देखो हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपको 45 मिनट मिलेंगे, मैंने कितना टाइम लगाया सारा एक्सप्लेन करने में, गपशप मारने में? नियर अबाउट 2 आवर्स, आप खुद लगा लीजिए। तो आपको 50 के 50 नहीं करने हैं, इसमें एनालिटिकल रीजनिंग नहीं है। चलो मैं इसमें फिर भी 42-43, आपको 7 या 8 क्वेश्चन तो एनालिटिकल रीजनिंग के आएंगे ही, बट फिर भी आपको नहीं करने हैं यार सारे के सारे। आप 25-30 भी कर रहे, 25 भी कर रहे, मोर देन इनफ है, ठीक है, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी आते हैं। कोई क्वांट्स में खींचेगा मार्क्स ज़्यादा, कोई इंग्लिश में खींचेगा, कोई करंट अफेयर में खींचेगा,
हर कैंडिडेट का अपना खुद का माइंडसेट है, उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, उसे पता है। ठीक है, बाकी राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए रीजनिंग की, वो तो मैं भाई अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको इन डेप्थ बता पाऊंगा, बाकियों के बारे में बता दूंगा। बाकी अगर जैसे ही आपके कमेंट्स आएंगे बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जस्ट एग्जाम से पहले अगर आपका थोड़ा ब्रेन वॉश करना है तो वो भी मैं सेशन रख लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर डिपेंड करेगा कमेंट्स कैसे आते हैं, अगर डिमांड होगी स्टूडेंट्स की तो कन्वे करूँगा, अदरवाइज ज्ञान बट रहा है भाई, बाकी जगह चौधरी बहुत मिलते हैं आपको, आपकी इस प्रेपरेशन में जर्नी में एक्स्ट्रा ओवर ही ज्ञान बांटते हैं, तो उनकी मान लेना। ठीक है, चलो रेस्ट इतना ही, बाकी रिलैक्स होके एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, रिलैक्स माइंड के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी, टारगेट्स नहीं बनाने हैं बिल्कुल भी कि मैं 50 में से 45 कर रहा हूँ, 40 कर रहा हूँ इस सब सेक्शन के, 45 में से मुझे 20 तो पक्का करने हैं क्वांट में। रिजिड नहीं होना, पेपर का लेवल टफ आ गया तो क्या करोगे, 20 भी ना हो पाए, 10-12 पे ही गरारी फंस गई या ब्रेक अड़ गई, फिर क्या करोगे, बहुत ज़्यादा आसान आ गया फिर तो 30 भी हो जाएंगे। तो पता नहीं है ना अभी सिनेरियो कैसा हो एग्जामिनेशन हॉल का, बट ये है डिफ़िकल्ट है तो सभी के लिए है, इजी है तो सभी के लिए है, कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली जाएगी। बाकी जिस हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इस बार, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टफ आए आपको पेपर। ठीक है, बट स्टिल गॉड नोज एंड एग्जामिनर नोज, इन दोनों को पता है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी और टीचर को नहीं पता। बस इतना ध्यान में रखिए, आप अपना 100% दीजिए ईमानदारी के साथ और एक्यूरेसी के साथ, पेपर अटेम्प्ट करके आना है, पक्का आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, जल्दी ही मिलूंगा अगले सेशन के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, और कौन कौन सी वीडियो की और नीड है एग्ज़ाम से जस्ट पहले, या और कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, कुछ भी है XYZ, जो भी आपकी डिमांड है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, टेक केयर।